वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर और हमारे सिलेबस में इसके 5 वर्क जो हैं वो लगे हुए हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली जो हमने वीडियो की थी उसमें। इसमें से 2 पोइटिक वर्क हैं और 3 जो हैं वो ड्रामेटिक हैं। ठीक है, पोइटिक वर्क में आपकी 2 सोनेट लगी हुई हैं, सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138। और जो ड्रामा है उसमें 3 ड्रामा लगे हुए हैं, एक तो मैकबेथ है, एक ट्वेल्थ नाइट है और एक मर्चेंट ऑफ वेनिस है। तो ये 5 वर्क हम शेक्सपियर के पढ़ेंगे अच्छे से और इसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑथर की बायोग्राफी, क्योंकि हर ऑथर की बायोग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑथर के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, प्रीलिम्स में भी आपसे पूछेगा और मेंस में भी किसी ना किसी तरीके से वो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑथर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उन वर्क्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे अगर कोई पोयम है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जैसे एक पोयम है, सोनेट है 29, तो इसको हम अच्छे से एकदम डिटेल में देखेंगे। इसका बैकग्राउंड कंटेक्स्ट क्या है ये देखेंगे, सेंट्रल आइडिया थीम इसकी क्या है वो देखेंगे, समरी देखेंगे और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे इसमें 14 लाइन्स हैं तो हम हर एक लाइन का मीनिंग देखेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद क्या देखेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या उसमें यूज किया गया है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद मीटर, सोनेट क्यों फेमस है और उसको एग्जाम लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए। ऐसे हम सारे पोइटिक वर्क, सिर्फ विलियम शेक्सपियर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी पोइटिक वर्क हम पढ़ेंगे उसका हम ऐसे ही उसको देखेंगे। और इसके बाद एंड में क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑथर की बायोग्राफी से क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद जो वर्क हैं उससे भी एमसीक्यूज करेंगे। तो ये है हमारा पढ़ने का पैटर्न और ये सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे सर ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आ रही, कोई और तरीका समझाइए। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो क्या है, हमारा जो पहला ऑथर है उसकी हम बायोग्राफी को पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर जो थे इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम जो था वो था विलियम शेक्सपियर। जन्म इनका हुआ था अप्रैल 23, 1564। ठीक है, अब ये जो डेट है ये हमने कैसे निकाली, ये कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई नहीं थी। बस जिस चर्च में इन्हें बैप्टाइज किया गया था, जो क्रिश्चियन रिचुअल होती है कि जन्म के 3 दिन बाद बेबी को क्या किया जाता है, बैप्टाइज किया जाता है। तो जिस चर्च में इन्हें बैप्टाइज किया गया था वहाँ पे रजिस्टर में डेट लिखी थी अप्रैल 26, 1564। इससे हम आइडिया लगाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ होगा, 3 दिन पहले हुआ होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, जन्म का जो स्थान था वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, ये वारविकशायर में पड़ता है, इंग्लैंड। आगे एजुकेशन इनकी हुई थी, इन्होंने एक लोकल ग्रामर स्कूल को अटेंड किया था जहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी लैटिन और थोड़ी सी ग्रीक जो थी वो सीखी थी। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कहा जाता है कभी भी कॉलेज नहीं गए थे और इन्हें बहुत कम जो था वो भाषा का ज्ञान था। और इसके बाद भी ये जो इतने बड़े ड्रामेटिस्ट और पोएट जो थे वो उभर के आए इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। इनकी डेथ जो हुई थी, देखो इनकी डेथ की डेट और बर्थ की डेट जो है वो सेम है, बस ईयर अलग है जो कि ऑब्वियसली अलग होगा। तो ये 1564 है, ये 1616 है। प्लेस ऑफ डेथ जहाँ पैदा हुए थे वहीं ये मर गए, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट जब लिया था अपने करियर से तो वापस ये अपने बर्थ प्लेस पे ही आ गए थे। ऑक्यूपेशन इनकी क्या थी, ये एक प्लेराइट थे, पोएट थे, एक्टर थे। ठीक है, अच्छा इन्होंने ज़्यादा एक्ट नहीं किया है, अपने 2 प्लेज में ही इन्होंने एक्ट किया है और बहुत कम एक्टिंग की है, लेकिन अगर की है तो वो ऑब्वियसली एक एक्टर भी थे। ठीक है, पोएट थे और प्लेराइट थे, ये तो सबको पता है। और सबसे ज़्यादा फेमस ये किस बात के लिए थे, अपने प्लेज के लिए। इनके निकनेम्स जो हैं ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इन्हें द बार्ड ऑफ एवॉन या द सॉन ऑफ एवॉन भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो क्या था। ठीक है, तो जो इनका फैमिली बैकग्राउंड था, इनके फादर का नेम था जॉन शेक्सपियर जो कि एक ग्लव मेकर और लोकल पॉलिटिशियन भी थे। इनकी माँ का नाम था मैरी आर्डेन जो कि एक बहुत ही वेल्दी लैंड ओनर की या जमींदार की क्या थी, बेटी थी। इनकी वाइफ का नाम था एन हैथवे जिनसे इनकी शादी हुई थी 1582 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, इनके बच्चे कितने थे, देखो इनके 3 बच्चे थे। सूजन जो कि पैदा हुई थी 1583 में और ट्विंस पैदा हुए थे 1585 में जिनके नाम थे हैमनेट और जूडिथ। इसमें हुआ क्या था, हैमनेट जो था वो मर गया था, इंपॉर्टेंट है, 1596 में।
अब आगे देखते हैं, इनकी एजुकेशन के बारे में बताया ही था, अभी बताया, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इन्होंने शायद अटेंड किया होगा किंग्स न्यू स्कूल, कहाँ पे, स्ट्रैटफोर्ड में, जो कि एक लोकल ग्रामर स्कूल था, जहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी लैटिन ग्रामर और ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर जो था वो पढ़ा था। कभी भी इन्होंने कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो थी वो अटेंड नहीं की, और अगर की भी होगी तो उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके अलावा 1578 से 1582 और 1585 से 1592 इसको बोलते हैं इनके लॉस्ट ईयर्स। मतलब हमें नहीं पता कि इस दौरान ये कहाँ रहते, क्या किए थे, इसका कोई भी रिकॉर्ड जो है अवेलेबल नहीं है, या फिर है तो बहुत कम है। ठीक है, आगे देखते हैं इनका लंदन में कैरियर कैसा रहा था। ये अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के लंदन चले गए थे, और लंदन गए थे 1587 में। ठीक है, ये डेट भी ध्यान रखना, शादी से 5 साल बाद। इनकी शादी कब हुई थी? 1582 में, इतना ध्यान रहेगा। तो ये जो लंदन गए थे और वहाँ पे इन्होंने एज एन एक्टर और प्लेबाइट के तौर पे काम किया, और ये किससे जुड़ गए? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन से। ये क्या था? ये एक पॉपुलर प्लेइंग कंपनी थी, ड्रामा कंपनी थी, जिसका नाम बाद में क्या हो गया? द किंग्स मैन। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि इसका नाम बदल के क्या हो गया। द किंग्स मैन हो गया अंडर किंग जेम्स फर्स्ट। अच्छा, ये एक थिएटर था, ग्लोब थिएटर, उसके शेयर होल्डर बन गए, जो कि कब खुला था? 1599 में। ओके, तो एक अगर थिएटर के अगर ये शेयर होल्डर बन रहे हैं, तो सोचो कि लंदन जाने के बाद ये कितने रिच हो गए होंगे, कितने फेमस हो गए होंगे। आगे देखते हैं इनके मेजर वर्क्स को। तो शेक्सपियर ने, हर कोई जानता है, कितने प्लेज लिखे हैं? 37 प्लेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम प्लेज की बात करेंगे, और इन 37 प्लेज को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है ट्रेजेडी, दूसरा है कॉमेडी, और तीसरा है हिस्ट्री। सबसे पहले हम ट्रेजेडीज को देखते हैं, जो मेजर इनकी ट्रेजेडीज हैं कौन कौन सी हैं। हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, टाइटस एंडोनिकस, ट्राइलस एंड क्रेसिडा, टाइमन ऑफ एथेंस, एंटनी एंड क्लोपेट्रा 2 बार लिख गया, एंड कोरियोलानस। ठीक है, कॉमेडीज इनकी कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द कॉमेडी ऑफ एरर, लव स्लेवर लॉस्ट एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मैचेडो अबाउट नथिंग, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, द टेम्पेस्ट, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। आगे देखते हैं टेमिंग ऑफ श्रू, टू जेंटलमैन ऑफ बैरोना। ठीक है, अच्छा, इसमें कहीं पे शायद ट्वेल्थ नाइट भी है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और ये जो प्ले मैकबेथ दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं हिस्ट्रीज पे। जो हिस्ट्री प्ले हैं वो जनरली 10 है, जिसमें रिचर्ड थर्ड है, रिचर्ड सेकंड है, हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड है। ठीक है, इसके अलावा हेनरी फिफ्थ है, हेनरी सिक्स है, किंग जॉन है, और हेनरी 8 है। इसके अलावा कुछ प्लेज हैं जिनको प्रॉब्लम प्लेज या रोमांसेस की कैटेगरी दी गई है, जैसे मेजर फॉर मेजर, द विंटर्स टेल और सिम्बलिन। तो ये इनके कुछ मेजर प्लेज हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्ले जो हैं वो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये इन्होंने अकेले नहीं लिखे, किसी के साथ मिलके लिखे, या फिर हो सकता है किसी और के ही हो, हमें पता नहीं है। कौन कौन सा है? एक तो पेरिकल्स है, जिसका सबटाइटल है प्रिंस ऑफ टायर। तो ये जो है ऐसा माना जाता है कि ये इनके द्वारा या तो लिखा नहीं गया, या फिर पार्शियली इनके द्वारा लिखा गया, मतलब बहुत थोड़ा पार्ट इसका लिखा गया है। दूसरा है द टू नोबल किंग्समैन। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये शेक्सपियर ने एक और कंटेम्पररी ड्रामेटिस्ट थे, जॉन फ्लेचर, इनके साथ मिलकर लिखा था। और ध्यान रखना, ये जो इसकी कहानी है वो चौसर, जॉफ्री चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स थी, उसमें एक कहानी थी द नाइट्स टेल, उस पर ये जो कहानी है वो आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन्होंने कितनी पोइट्री लिखी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पोइट्री में बात करते हैं सोनेट की। इन्होंने लिखी थी 154 सोनेट्स। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कब पब्लिश हुई थी? 1609 में। और इनकी थीम जो है वो लव, टाइम, ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी। ठीक है, सोनेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है शेक्सपियर की? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो है किस तरह की थीम को एक्सप्लोर करती हैं? लव, ब्यूटी, टाइम, डेथ, इमॉर्टैलिटी, जेलसी एंड बेटवेयर। मतलब जो कॉमन ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करती है। जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं वो मेनली 2 फिगर्स को एडवर्स की गई हैं,
जो सोनेट नंबर 1 से 126 तक है ये एक फेयर यूथ को एडवाइस की गई है। कहा जाता है ये जो फेयर यूथ है मेनली इनके कौन रहे होंगे, पैटर्न रहे होंगे, ठीक है। और जो सोनेट नंबर 127 से 154 है वो एक डार्क लेडी को एडवाइस की गई है। अच्छा, कई बार ये भी कहा जाता है, देखो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन मिलेगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। कई बार ये भी कहा जाता है कि 127 से लेके 152 तक एडवाइस की गई है और जो 153 और 154 वाली सोनेट है वो अलग है, यूनिक है, जो क्लासिकल मिथ्स पे आधारित है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर 127 से 154 ऑप्शन में आ रहा है और ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आप ये मार्क कर देंगे, अगर ये वाला ऑप्शन है तो आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और इसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक कपलेट होती है जिसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी, ये याद कर लेना, ठीक है। देखो अब मैं ये भी समझा देता हूँ जिसको नहीं पता है सोनेट क्या होती है, वैसे मोस्टली लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जो शेक्सपियरियन सोनेट क्या होती है उसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं। 3 क्वार्टरेन मतलब एक क्वार्टरेन होता है 4 लाइन का, ठीक है, फिर दूसरा क्वार्टरेन 4 लाइन का, फिर तीसरा क्वार्टरेन 4 लाइन का और एंड में होती है एक राइमिंग कपलेट। और ये सारी लाइनें जो हैं वो किस में लिखी होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर का क्या मतलब होता है, एक लाइन में कितने सिलेबस होंगे, 10 लेवल्स होंगे, ठीक है। कितने लेवल होंगे, 10, तो वो होता है एक आयम्बिक पेंटामीटर, राइट। तो ये जो है वो शेक्सपियरियन सोनेट इस फॉर्म में लिखी गई है। अच्छा, इसको हटाते हैं, इतना क्लियर है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, सोनेट नंबर 99 और 126 इसमें क्या है, सबसे पहले सबको पता होगा सोनेट 14 लाइन्स की होती है, ठीक है। जो सोनेट नंबर 99 है, ठीक है, उसमें कितनी लाइन है, 15, और जो सोनेट नंबर 126 है उसमें कितनी लाइन है, 12। अब ये लाइन बढ़ कहाँ पे रही है, ठीक है। इसमें जो पहला क्वार्टरेन है जो 4 लाइन का होना चाहिए वो 5 लाइन का है, इतना समझ लो, ठीक है, इसलिए एक लाइन इसमें ज़्यादा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि इसमें कोई भी फाइनल कपलेट नहीं है। जब फाइनल कपलेट नहीं है, कपलेट में 2 लाइनें होती, 2 लाइन कम हो गई तो इसमें बची 12, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने लिखी है नैरेटिव पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस लिखी है 1593 में, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस लिखी है 1594 में, द फिनिक्स एंड टर्टल लिखी है 1601 में, अ लवर्स कंप्लेंट लिखी है 1609 में। इनको भी याद कर लेना, ठीक है। अब लैंग्वेज एंड लेगेसी पे बात करते हैं। देखो शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किए इंग्लिश लैंग्वेज में या पॉपुलराइज किए मोर देन 1700 वर्ड्स एंड फ्रेजेज। जैसे बहुत सारे, एक है ब्रेक द आइस, ग्रीन आइड मॉनिस्टर, ये सारे फ्रेजेज हैं। इनको इंग्लिश लैंग्वेज में पॉपुलर करने वाला या कॉइन करने वाला जो शख्स था उसका नाम था विलियम शेक्सपियर। जैसे कि ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है जहाँ पे साइलेंस है बहुत देर से उसको खत्म करना, ठीक है, चुप्पी तोड़ना। और ग्रीन आइट मॉनिस्टर जनरली जेलसी के लिए रेफर किया गया है, जेलसी को बोलते हैं, ठीक है। ये शेक्सपियर का एक प्ले रहा है ओथेलो, उसमें ये वाला फ्रेज आया था, ठीक है। इसके अलावा जो शेक्सपियर थे उन्होंने ब्लैंक वर्स और आयम्बिक पेंटामीटर को बहुत अच्छे से यूज किया है और उसको पॉपुलराइज भी किया है। इनके जो वर्क्स हैं उसमें पावर, बेट्रियल, लव, रिवेंज, फेट, आइडेंटिटी और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को जोड़ा गया है और उन पर बात भी की गई है, ठीक है। और बहुत अच्छे से एकदम रियलिस्टिक वे में इन चीज़ों का यूज किया गया है। His works have been translated into every major language and performed more often than those of any other playwright, ठीक है। इनके प्लेराइट को लगभग हर भाषा में ट्रांसलेट किया गया है और इतना परफॉर्म किसी भी वर्क को नहीं किया गया है जितना शेक्सपियर के वर्क्स को किया गया है। कहते हैं शेक्सपियर के प्लेज को आज तक स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, इतने फेमस इनके प्लेज हुए हैं। आगे देखते हैं डेथ एंड विल। अब देखो शेक्सपियर जो थे वो 1616 में बताया था, 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हो गई थी एट द एज ऑफ 52। अच्छा, अपनी विल में ही लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज एस्टेट टू हिज डॉटर सूजन एंड फेमसली लेफ्ट हिज सेकंड बेस्ट बेड टू हिज वाइफ एम, ठीक है। इन्होंने अपनी ज़्यादातर जो एस्टेट थी, संपत्ति थी, वो किसके नाम की, सूजन के नाम, और जो इनका सेकंड बेस्ट बेड है वो किसको दिया था, अपनी वाइफ एन को। इनको हॉली ट्रिनिटी चर्च में बरी कर दिया गया
और इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। अब देखो, शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। कंट्रोवर्सी ये है कि बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखे भी हैं, नहीं लिखे हैं, बहुत सारे कॉपी किए हैं, तो ये तो कंट्रोवर्सी है। जैसे रॉबर्ट ग्रीन ने सीधे सीधे इन्हें डायरेक्टली एक्यूज किया था कि वो क्या है, प्लेगियरिस्ट है। प्लेगियरिस्ट कौन होता है? जो साहित्य की चोरी करता है, ठीक है। और बाकी इन्होंने की है। आप बहुत सारे वर्क ऐसे देखेंगे जो डिट्टो उठा के बस उनके नाम, करेक्टर्स के नेम वगैरह चेंज करके लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो शेक्सपियर ने ऐसा किया है, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जिसमें ये भी डाउट है कि बाकी इन्होंने भी लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, या हो सकता है किसी के साथ मिलके लिखे गए हैं। तो जो ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट हैं जो प्रपोज किए जाते हैं उन वर्क के लिए, उसमें फ्रांसिस बेकन है, क्रिस्टोफर मार्लो हैं और एडवर्ड दे वीर हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों का भी हाथ है शेक्सपियर के उन वर्क्स में, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल इम्पैक्ट। शेक्सपियर इज कंसीडर्ड द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, और उनका जो प्रभाव है वो लिटरेचर, थिएटर, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और फिलोसफी हर चीज़ पे है। मैनी ऑफ हिज प्लेज हैव बीन अडाप्टेड इनटू फिल्म्स, ओपेराज एंड मॉडर्न स्टोरीज। तो एकदम सही बात है, ऐसा नहीं है, हिंदी फिल्में भी कई सारी, जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी हैदर, ठीक है, वो किसका अडॉप्टेड वर्जन है? हैमलेट का, ठीक है। तो बहुत सारी मूवीज हर जगह, हर रीजन में जो है वो शेक्सपियर के प्लेज पे आधारित है। आगे देखते हैं, और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द लिटिल पैरिश चर्च एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन वी लर्न दैट विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड देयर ऑन द 26 ऑफ अप्रैल 1564। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये पूरी कहानी वही लिखी है कि जो चर्च में रजिस्टर रखा हुआ था तो उसमें जो उनकी बैप्टाइज की डेट थी वो क्या थी? 26 ऑफ अप्रैल 1564। और ऐसा कस्टमेरी था कि चिल्ड्रन को उसके बर्थ के 3 दिन बाद ही या तीसरे दिन ही बैप्टाइज किया जाता था। तो उससे हमें आइडिया लगा कि इनका जन्म कब हुआ होगा, 23 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 1582, ये भी मैंने आपको बता दिया कि शेक्सपियर की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? एन हैथवे से हुई थी। और वो जो थी वो डॉटर थी एक पेजेंट फैमिली की डिस्ट्रिक्ट शॉर्टरी में, ठीक है। और वो इनसे 8 साल बड़ी थी, ये ध्यान रखना। जो इनकी वाइफ थी जब इनकी शादी हुई थी तो वो इनसे 8 साल बड़ी थी। अब मैंने आपको बताया था ये लंदन गए थे 1587 में, और ये डेट भी ध्यान रखना, 1611 में वो लंदन से वापस आ गए थे। इनकी शादी कब हुई थी? 1582। उसके 5 साल बाद ये चले गए लंदन। इनकी डेथ कब हुई थी? 1616 में। उसके 5 साल पहले ये लंदन छोड़ के वापस आ गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे है, वी कैन जज only from his plays, and from these it is evident that he entered into the stirring life of England's capital with the same perfect sympathy and understanding that marked him among the plain people of his native Warwickshire. The first authentic reference to him in 1592, where Green's bitter attack appeared, showing plainly that Shakespeare assumed an important position among playwrights. तो कहने का मतलब ये है, ये 1587 में लंदन गए थे और इन्होंने इतनी ज़्यादा रेपुटेशन वहाँ पे हासिल कर ली, या जो वहाँ पे हाईएस्ट उस समय जो लिटरेरी फिगर थे ये उनमें शामिल हो गए। और ये हमें पता कैसे चला? 1592 में इनके ऊपर एक भयंकर अटैक किया किसने? रॉबर्ट ग्रीन ने। और रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो बहुत ही हाईएस्ट लिटरेरी फिगर्स में उसमें शामिल थे। तो इस ओहदे का बंदा जब आप पे रिमार्क कर रहा है, आप पे पैम्पलेट लिख रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, तो इसका मतलब यही बनता है कि आपका ओहदा भी बहुत बड़ा हो चुका है। तो शेक्सपियर ने इस कदर फेम हासिल कर ली थी सिर्फ 5-6 सालों में ही लंदन जाके। ठीक है, आगे देखते हैं। वीनस एंड एडोनिस become immensely popular in London, and its dedication to Earl of Southampton brought, according to tradition, a substantial money gift which may have laid the foundation for Shakespeare's business success, appears to have shrewdly invested his money and soon became part owner of Globe and Blackfriars theatres, in which his play were presented by his own companies. अब देखो इसमें क्या हुआ। शेक्सपियर ने एक पोएम लिखी थी अपने स्टार्टिंग डेज में जिसका नाम था वीनस एंड एडोनिस, और इन्होंने ये डेडिकेट कर दी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। अब अर्ल तो एक बड़ी पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और रिच पर्सनालिटी होगा, तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने उसे अच्छा खासा पैसा दिया। किसको? शेक्सपियर को, इस अर्ल ने। तो जो ये पैसा मिला गिफ्ट के तौर पे,
शायद ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर की ये फाउंडेशन रही उनके बिजनेस की। उस पैसे को उन्होंने अच्छे से यूज किया, अच्छे से इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छे से उसका इन्वेस्ट किया, ठीक है। और वो देखते ही देखते ग्लोब और ब्लैक फ्रायर थिएटर के पार्ट ओनर बन गए और बाद में इन्हीं थिएटर्स में उनके प्लेज को परफॉर्म किया गया उनकी खुद की कंपनीज के द्वारा। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1597 में इन्होंने एक महल खरीदा जिसका नाम था न्यू पैलेस, जो कि फाइनेस्ट हाउस था किसमें, स्ट्रैटफोर्ड में। आगे देखते हैं। अबाउट द ईयर 1611, ये मैंने आपको बताया कि इन्होंने लंदन को छोड़ दिया और परमानेंटली रिटायरमेंट ले लिया और कहाँ चले गए, वापस स्ट्रैटफोर्ड में। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है इसमें ये लिखा है कि शेक्सपियर ने बस अपना काम किया लंदन में। उन्होंने जो भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, जो भी प्लेज लिखे, उनको कलेक्ट करने का प्रयास नहीं किया, ना ही उसको अपने साथ घर ले गए। वो ऐसे ही वहाँ पे मैनेजर की टेबल पे उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, उन प्लेज को पढ़ा हुआ छोड़ आए। तो उन्होंने ना तो कभी इनको पब्लिश करने का प्रयास किया, ना ही इकट्ठा करने का प्रयास किया, ना ही बचाने का प्रयास किया। वो बस फेमस हो गए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। ही वॉज गिवन अ टॉम इन द चांसल ऑफ पेरिस चर्च, और उनका जो एपिटाफ है ये बहुत पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद कर लेना। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज टीयर, ब्लेस बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कास्ट बी ही दैट मूव माई बोन्स, ठीक है। ये 4 लाइनें इनको याद कर लेना। निकोलस वो जो थे वो इनके पहले बायोग्राफर थे, इसको भी बहुत पूछा जाता है। इन्होंने पहली जो थी वो लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में पब्लिश की थी, ठीक है। अच्छा, इनका जो प्लेज का पहला फोलियो आया था जिसमें इकट्ठे इनके सारे प्लेज पब्लिश किए गए थे, ये गलत लिख गया है, फोलियो है ये, ठीक है, वो आया था 1623 में। और ये 2 एक्टर्स जिनके नाम थे हैमिंग एंड कॉन्डेल, इनके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। इसमें जो थे वो 36 प्लेज थे। टोटल इनके कितने प्लेज हैं? 37। जो एक प्ले था वो इससे हटा दिया गया था या इसमें नहीं इंक्लूड किया गया था, जिसका नाम था पेरिकल्स। सेकेंड जो प्ले आया था, जो फोलियो आया था, वो आया था 1632 में, ये डेट भी ध्यान रखनी है। थर्ड फोलियो आया था 1653 में और फोर्थ फोलियो आया था 1685 में, ठीक है। आगे देखते हैं। शेक्सपियर ने अपने जो मटेरियल को जो वॉरो किया है वो कहाँ से किया है, इसको भी देख लेते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियल इन्होंने वॉरो किया है हॉलिंसेट के क्रोनिकल्स, ठीक है। ये उसी टाइम एलिजाबेथन एज में ये पब्लिश हुआ था। तो इसका पूरा नाम था हॉलिंसेट्स क्रोनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। यहाँ से इन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मटेरियल, जो अपना हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं, तो वो ज़्यादातर उसका जो कंटेंट है वो यहीं से बोरो किया है। इसके अलावा जो नॉर्थ का ट्रांसलेशन था, प्लूटार्क की जो फेमस लाइफ्स का, उसका जो ट्रांसलेशन था नॉर्थ का, उससे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट इन्होंने बोरो किया है। पहला जो इनका क्रिटिसिज्म आया, मैंने भी बताया था, रॉबर्ट ग्रीन का आया था। ग्रोथ बर्थ, ये नाम गलत लिखा है, ये है ग्रोथ बर्थ ऑफ विट, 1592 में आया था, जहां पे इन्होंने शेक्सपियर को अटैक करते हुए कहा था एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद द फेदर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है, ऐसा रॉबर्ट ग्रीन ने। और रॉबर्ट ग्रीन ने इन्हें प्लेगरिज्म का भी इनके ऊपर आरोप लगाया था। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1613 में क्या हुआ था, ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। पूछा जाता है किस ईयर में आग लगी थी और किस प्ले के दौरान आग लगी थी, हेनरी 8 की परफॉर्मेंस के दौरान। 1594 में शेक्सपियर जो थे वो चार्टर मेंबर बन गए एक थिएट्रिकल कंपनी जिसका नाम था द चैम्बरलेन्स मैन, जिसने अपना नाम चेंज कर लिया था, मैंने बताया था, किंग्स मैन का 1603 में। आगे देखते हैं। इनके जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो जनरली कितने हैं, 10। और ये प्लेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कब से कहाँ तक की हिस्ट्री कवर करते हैं, 12th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक की, ठीक है। लगभग 350 साल की जो हिस्ट्री है वो ये कवर करते हैं। बात समझ में आई। ही डिड नॉट राइट हिज प्लेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इन्होंने ये प्लेज जो है वो क्रोनोलॉजी में नहीं लिखे हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से मोनार्क कवर है, देखो, एक तो इसमें 100 ईयर्स वॉर जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, वो कवर है। फ्रॉम हेनरी 5 टू जोन ऑफ आर्क, वॉर ऑफ रोजेज जो हुआ था बिटवीन यॉर्क एंड लैंकेस्टर, वो भी इन प्लेज में कवर किया गया है। तो ये थी शेक्सपियर की बायोग्राफी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई वो आप पूछ लो, जो पॉइंट आपको लग रहा है कि मैंने नहीं ऐड किए मैं कर दूंगा, ठीक है। वैसे जितना एग्जाम में पूछा जाना चाहिए एलटी ग्रेड में, उतना सारा कुछ इसमें कवर कर दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके वर्क्स को, ठीक है। वर्क्स में सोनेट नंबर 29 को अच्छे से पढ़ेंगे और सोनेट नंबर 138 को हम अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ गई, सोनेट नंबर 138, ठीक है।
तो पोएटिक वर्क्स में यही 2 वर्क शेक्सपियर के लगे हुए हैं, इन्हीं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आज का लेसन लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेसन पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारा कंटेंट आपको इसी तरह मिलता रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सोनेट नंबर 29 बाई विलियम शेक्सपियर, और इसको हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी। और अगर कभी भी ये सोनेट आपको कहीं पे दिख गई, इसकी कोई लाइन दिख गई, तो आप देख के बता देंगे ये सोनेट नंबर 29 की लाइन है और इसका ये मीनिंग है। चीज़ों को हम सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, अगर आप सिर्फ सरफेस लेवल पे पढ़ेंगे तो आप सरफेस पे ही रह जाएंगे, एग्जाम के अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो चीज़ों को आपको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इसका बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया एंड थीम, इसके बाद हम इसकी समरी पढ़ेंगे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक एक लाइन का विद मीनिंग हम मतलब देखेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं, और फिर हम देखेंगे इसकी क्या स्ट्रक्चर एंड फॉर्म है, और उसके बाद हम देखेंगे सोनेट क्यों फेमस रही है, और एग्जाम लैंग्वेज में इसको कैसे लिखा जाए, ये आपकी हेल्प करेगा मेंस में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोनेट का बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट। तो लिखी गई है, ऑथर कौन है, विलियम शेक्सपियर। एज यू ऑल नो, सोनेट सीरीज जो थी, ये सोनेट सीरीज पब्लिश हुई थी 1609 में, और इसमें कितनी सोनेट्स थी, 154। तो ये 29th सोनेट है जो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये किसको एडवर्स की गई थी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सोनेट 1 से लेके 126 तक जो एडवर्स की गई थी वो एक यंग मैन को एडवर्स की गई थी, जिसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो या तो कोई शेक्सपियर का पैट्रॉन होगा या फिर उनका फ्रेंड होगा, ठीक है। अब सोनेट की थीम को देखते हैं। थीम क्या है, दिस सोनेट सोच हाउ लव कैन हील इमोशनल सफरिंग्स। सोनेट दिखा रही है कैसे जो लव है, प्यार है, वो भावनात्मक जो संघर्ष आपके अंदर चल रहा है उसको कैसे हील कर सकता है। स्पीकर जो है स्टार्टिंग में डिप्रेस और अनलकी फील कर रहा है, लेकिन उसे उम्मीद मिलती है, होप मिलती है, और हैप्पीनेस, खुशी मिलती है जब वो अपनी बिलवेड, अपने प्यार को याद करता है, ठीक है। तो ये तो इसकी थीम है, और यही इसका सेंट्रल आइडिया है। कुल मिला के स्पीकर जो है वो फील कर रहा है रिजेक्टेड, अनलकी एंड जेलस ऑफ अदर्स। पहले तो वो खुद को रिजेक्टेड और अनलकी फील कर रहा है, और दूसरों से जेलस भी है, ठीक है। बट व्हेन ही रिमेंबर समवन ही लव्स, लेकिन जब वो याद करता है उसको जिससे वह प्यार करता है, तो वो कैसा फील करता है, जॉयफुल एंड ग्रेटफुल। द सोनेट सोच द पावर ऑफ लव टू ट्रांसफॉर्म सैडनेस इनटू हैप्पीनेस। तो ये सोनेट हमें दिखा रही है कि जो प्रेम में जो शक्ति होती है वो सैडनेस को किस में बदल सकती है, हैप्पीनेस में। अब इसकी समरी पे एक नजर डाल लेते हैं, समरी देख लेते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द पोएम द स्पीकर फील्स वेरी लो, अनलकी, रिजेक्टेड एंड एनवायस ऑफ अदर्स हु सीम बेटर ऑफ। होता क्या है, स्टार्ट जब पोएम शुरू होती है तो स्पीकर बता रहा है कि वो बहुत ही लो फील कर रहा है, अनलकी फील कर रहा है, और रिजेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। और दूसरों से कैसा है, एनवायस मतलब जेलस है, ठीक है, जो उससे अच्छे हैं। He is sad, lonely and dissatisfied with himself and his life. अब वो कैसा है, सैड है, दुखी है, लोनली अकेला महसूस कर रहा है, डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है अपने आप से और अपनी जिंदगी से। बट व्हेन ही थिंक्स ऑफ द पर्सन ही लव्स, लेकिन जब वो उसके बारे में सोचता है जिस व्यक्ति से वो प्यार करता है, एवरीथिंग चेंजेज, सब कुछ बदल जाता है। His sadness lifts like a bird flying at sunrise. उसकी सैडनेस जो उसका दुख है वो वैसे ही उड़ जाता है जैसे एक चिड़िया जो है वो सनराइज के टाइम पे उड़ गई है। एंड जॉय डेट लव ब्रिंग्स इज सो ग्रेट डेट ही फील्स रिचर देन अ किंग। और जो आनंद उसे मिलता है, उसे इतनी खुशी मिलती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके पास एक किंग से भी ज़्यादा धन दौलत है, ठीक है। तो ये है इस सोनेट का सार। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से समझाऊँ एक बार, तो संक्षेप में ये है, जो स्पीकर है वो स्टार्टिंग में बहुत ही लो फील कर रहा है, अपने आप को कोस रहा है, अपनी किस्मत को कोस रहा है, और सिर्फ अपने आप को ही नहीं, वो उन लोगों से जेलस भी है जिन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, ठीक है, जिनके पास बेटर टैलेंट है, उनसे भी वो जेलस फील कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ के जब वो अपनी बिलीवर्ड के बारे में सोचता है तो अचानक से वो इन सब चीज़ों को भूल जाता है, उसे बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये है इस सोनेट का सार। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जो पहली लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, वही इसका टाइटल है। हमेशा ध्यान रखना, सोनेट की फर्स्ट लाइन जितनी भी शेक्सपियरियन सोनेट है उनकी पहली लाइन ही उसका टाइटल है। तो पहली लाइन देखते हैं, वैन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मैनसाई। जब वो बदकिस्मत होता है, आउट ऑफ लक होता है,
अभागा होता है, तो लोग उसे किससे देखते हैं? कंटेम्प्ट से देखते हैं, डिस्ग्रेस से देखते हैं, उसे नीचा देखते हैं। सेकेंड लाइन है, आई ऑल अलोन बीबीप माई आउटकास्ट स्टेट। वो कह रहा है कि मैं अकेले बैठ के रोता हूँ अपनी आउटकास्ट स्टेट पे। आउटकास्ट का मतलब वो कैसा फील कर रहा है? रिजेक्टेड या एक्सक्लूडेड फील कर रहा है, तो वो अपनी इस परिस्थिति पे अकेला बैठ के रोता है। थर्ड लाइन है, एंड ट्रैवल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। वो कह रहा है कि और मैं क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ डेफ हेवन से। हेवन को उसने बहरा कहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब वो ऊपर वाला जो भी है वो उसको उसकी पुकार नहीं सुन रहा है, वो बहरा है एक तरह से, और मैं उससे प्रार्थना करता रहता हूँ। मेरी जो फ्यूटाइल क्राइज हैं, जो व्यर्थ निरर्थक जो मेरी प्रार्थनाएं हैं, मैं उससे कहता रहता हूँ, लेकिन वो तो कैसा है? डेफ है, ठीक है। तो उसकी प्रयास कैसी है? यूजलेस है। अब फोर्थ लाइन है, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। और फिर मैं खुद को देखता हूँ, ठीक है, अपनी खुद की जिंदगी को देखता हूँ और अपने फेट मतलब अपनी किस्मत को कर्स करता हूँ, मैं कोसता हूँ उसे। आगे फिफ्थ लाइन है, विशिंग मी लाइक टू वन मोर विच इन होप। और वो ऐसा सोचता है कि काश में कोई ऐसा होता जिसके पास फ्यूचर में ज्यादा उम्मीद होती, कुछ अच्छा होने की उम्मीद होती, काश में कोई ऐसा होता। आगे देखते हैं। सिक्स लाइन है, फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ट। अब वो उन लोगों के बारे में सोचता है कि काश में उसके जैसा होता, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। ऐसे वो इंसान के बारे में बात कर रहा है कि काश में उसके जैसा होता जिसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप। वो ये कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए? इस आदमी की आर्ट चाहिए। आर्ट मतलब उसके पास जो कला है, उसके पास जो टैलेंट है, वो मुझे चाहिए। उसका स्कोप चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके अवसर चाहिए जो उसकी जिंदगी ने जो उसको दिए हैं और मुझे नहीं दिए। तो इन सारी चीजों से वो जेलस फील कर रहा है। नेक्स्ट लाइन है, विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। अब वो कह रहा है कि जो चीजें मैं बहुत ज्यादा एंजॉय किया करता था, अब वो मुझे बहुत कम संतुष्टि देती हैं। कंटेंट माने क्या होता है? संतुष्टि। तो अब वो मुझे बहुत कम संतुष्टि देती हैं, या अब मैं उन चीजों से बहुत ज्यादा खुश नहीं होता हूँ। नाइन्थ लाइन है, येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइसिंग। और वो कह रहा है कि जब इन सारी चीजों के बारे में मैं सोचता हूँ तो लगभग मुझे अपने आप से क्या हो जाती है? नफरत हो जाती है। डेस्पाइस माने क्या होता है? नापसंद करना या नफरत होना, ठीक है। टेंथ लाइन है, हैप्पली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। अब वो कहता है, यहां से ट्विस्ट है। कौन सी लाइन से? नाइन्थ लाइन तक वो यही सोचता रहता है कि उसकी जिंदगी कितनी खराब है। अब वो टेंथ लाइन में आके, यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है, छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन बन सकता है। टेंथ लाइन में क्या है? ट्विस्ट है। अब वो कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मेरी जो सिचुएशन है वो कैसी हो जाती है, मेरी जो परिस्थिति है वो कैसी हो जाती है? लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। लार्क एक चिड़िया को कहा गया है कि उस चिड़िया की तरह हो जाती है जो भोर के समय, प्रातः काल के समय क्या हो रही है? उड़ रही है। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हाइम एट हेवंस गेट। कहा? इस सलन अर्थ मतलब इस ग्लूमी अर्थ से, इस दुखी दुनिया से वो उड़ रही है प्रातः काल के समय और गाने गा रही है। हाइम्स क्या होते हैं? जॉयफुल सॉन्ग होते हैं। उनको गा रही है कहाँ? हेवंस गेट, स्वर्ग के दरवाजे पर। आगे देखते हैं। तो मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी हो जाती है। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। कहते हैं तुम्हारा जो स्वीट लव है उसको याद करके ऐसा लगता है कि मेरे पास इतनी दौलत आ गई है। डेट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं खुद को एक किंग मतलब एक राजा से भी ज्यादा विचर महसूस कर रहा हूँ, या फिर मैं उसको अपने आप से क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। उसको अपने आप को उसकी जगह पे रखकर देख सकता हूँ। मुझे इतनी विचनेस फील हो रही है, इतनी हैप्पीनेस फील हो रही है, ठीक है। तो ये जो थी वो 14 लाइन की सोनेट थी। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। एक बार आप दोबारा देख लेना, मैंने हिंदी मीनिंग आपको बताया, एक बार आप इसके नीचे इंग्लिश मीनिंग भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पॉज कर करके वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंपॉर्टेंट सेक्शन ये देखो, इसमें प्री में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में, और मेंस में भी पूछे जाएंगे। चलो अब इस लाइन को देखते हैं। लिखा है लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। ये लाइन आई थी ना, इसमें क्या इससे पहले क्या लाइन आई थी? स्पीकर जो है अपने जॉय को कंपेयर कर रहा है। वो अपने जॉय को कंपेयर कर रहा है किससे? चिड़िया से। वो कह रहा है ना, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे इतनी खुशी मिलती है जैसे कोई चिड़िया जो है वो सुबह के टाइम आसमान में उड़ रही है। तो वो अपने स्पीकर अपने जॉय को कंपेयर कर रहा है, एक लार्क एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है। तो जब इस तरह का कंपैरिजन होता है तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है सिमिली, ठीक है। तो ये वाली फिगर ऑफ स्पीच होती है जब भी एक कंपैरिजन होता है। मेटाफर भी होती है, वो केस अलग होता है। अभी मैं दोनों समझा दूंगा आपको, ठीक है।
तो जितनी अभी हम फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं वो मैं आपको सारी समझा दूंगा, बाकी की जो बचेंगी वो हम फिगर ऑफ स्पीच वाला जो लेसन देखेंगे उसमें हम समझ लेंगे अच्छे से। तो सिंपली में क्या होता है, जनरली कंपैरिजन होता है और इसमें लाइक एज जैसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो डिनोट करते हैं इस कंपैरिजन को। जैसे मैं एक आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूंगा कि मेटाफर और सिंपली में क्या अंतर होता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है, जो फ्रेज है हमारा बहुत पुराना फ्रेज है, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। अब हमने ऊंट को सीधा सीधा क्या बोल दिया है, रेगिस्तान का जहाज बोल दिया है। अगर मैं कहता यहाँ पे कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट जो है वो रेगिस्तान के जहाज जैसा है, जहाज है नहीं, जहाज जैसा है, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, लाइक। तो जब हम इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं कि ये उसके जैसा है, ठीक है, तो वहां पे तो होता है सिमिली। अब जब हमने एग्जैक्ट बोल दिया कि नहीं नहीं उसके जैसा नहीं है जो चीज ये है वही है, ऊंट जो है वो जहाज है, तो वहां पे हो जाता है मेटाफर। इतना सा डिफरेंस होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कोई फ्रेज लिखा है, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ही इज लाइक अ लायन, ठीक है, वह कैसा है, शेर जैसा है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे लाइक आ रहा है, भाई शेर है नहीं, वह शेर जैसा है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हो गई, सिमिली हो गई। अब अगला लिखा है ही इज अ लायन। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो शेर जैसा है या ऐसा है वैसा है, हम सीधा सीधा उसको लायन ही बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। बाकी डिटेल में जो फिगर ऑफ स्पीच वाला जब हम लेसन पढ़ेंगे तब हम उसमें ये चीजें और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक लाइन लिखी है, विद व्हाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। अब देखो इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिटरेशन है। देखो एलिटरेशन में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ साउंड होता है। जैसे इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ऐसे कोई भी अगर साउंड है अगर वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, एलिटरेशन। अब देखो इसको देखो, डेफ हेवन लिखा है, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, जब हम उनको एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं, सजीव चीजों की तरह ट्रीट करते हैं, उनमें जान हो इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे डेफ हेवन, अब हेवन तो बहरा होगा नहीं, ठीक है, उसके कान तो होते नहीं है, लेकिन हमने उसको ऐसे ट्रीट किया है कि जैसे कि वो कोई क्या हो, लिविंग थिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, पर्सोनिफिकेशन, ओके। जैसे हम एक सेंटेंस लिखा है, मैं लिखता हूं, डेथ स्माइल्ड एट मी। अब देखो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि डेथ तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो कैसे हंसेगी, उसका कोई मुंह तो होता नहीं है, ठीक है, जो वो स्माइल करेगी ऐसे। लेकिन अगर हम सेंटेंस में ऐसे लिख रहे हैं तो ये क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो आगे अगला है लाइक हिम, तो इसमें क्या हुआ है, ये देखो ये लाइन यहाँ पे आई है, लाइक हिम वाली एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है, ये वाली लाइन है जो 6 वाली लाइन है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। इसको भी मैं एक बार समझा देता हूं। ये क्या होती है, जब जो पहला सेंटेंस है उसका आखिर वाला अगले सेंटेंस के शुरू में रिपीट हो जाए तो वहां पे एनाफोरा होती है। क्लियर हो गया। अब देखो अगला है इमेजरी। अब सबसे पहले तो इमेजरी होता क्या है इसको समझ लेते हैं। जब हम किसी ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जो हमारे 5 सेंसेस को अपील करती है, ठीक है, तो वो चीज होती है इमेजरी। जैसे यहाँ पे बर्ड की इमेज यूज की गई तो उसकी जिंदा तस्वीर हमारे सामने बनकर आ गई जब हम इस पोयम को पढ़ रहे थे कि वो प्रातःकाल में उड़ रही थी, फिर हेवंस के गेट पे गा रही थी। तो इस तरह की जब तस्वीरें बनती है किसी इमेज के माध्यम से, तो उस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं इमेजरी, ठीक है। तो इसमें एक बर्ड की इमेज यूज की गई, एज यू ऑल नो, हमने पढ़ा ऊपर। अब अगला देखते हैं, आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। अब वो कह रहा है, हमने पढ़ा था कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतनी धन दौलत है कि मैं एक किंग को भी अपने आप से रिप्लेस कर सकता हूं, या मैं अपने आप को एक किंग से रिप्लेस कर सकता हूं, और मुझे लगता है कि मैं उससे भी ज्यादा रिच हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल। अब हाइपरबोल कैसे होती है, हाइपरबोल कुछ नहीं होता है, ये इसमें बातों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, मतलब उतना होता नहीं है, लेकिन बस हम उस चीज को थोड़ा सा फील कराने के लिए उसको कह देते हैं कि जैसे सपोज करो आप कोई चीज ट्राई करते हो, आपने 20-25 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। अब कोई आया बोले काम हुआ नहीं हुआ, तो आप उससे बोल दोगे अरे यार मैंने हजारों बार ट्राई किया, नहीं हुआ। आपने एक्चुअल में हजारों बार नहीं ट्राई किया, वो बस भाषा में आपने बोल दिया, ठीक है। तो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, हाइपरबोल हो गई। आई होप आप मेरी बात को समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल। आगे देखते हैं,
इसका क्या स्ट्रक्चर एंड फॉर्म है? तो ये शेक्सपियरियन सोनेट है जिसको एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते हैं। 14 लाइंस में लिखी जाती है, 14 लाइंस, 3 क्वार्टरेन होते हैं। एक क्वार्टरेन में कितनी लाइनें होती हैं? 4। मैंने पिछली बार भी बताया था, इस तरह से 3 क्वार्टरेन होते हैं, 4 लाइंस के, 12 लाइंस हो गई, और लास्ट में एक राइमिंग कपलेट होती है 2 लाइन की। तो इस तरह से ये 14 लाइंस की सोनेट होती है। ये बहुत पूछी गई है राइमिंग स्कीम, और इवन मैं बताऊं मैंने जो पीजीटी का इंटरव्यू दिया था उसमें भी मुझसे पूछी गई थी। उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर सोनेट उठा ली थी उस टाइम पे और मुझसे पूछा था कि ये किस फॉर्म में है, शेक्सपियरियन है पेट्रार्कन है, तो मैंने बताया शेक्सपियरियन है। तो उन्होंने पूछा शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, तो मैंने बताया। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेनी है, बहुत काम की चीज़ है। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ओके। आगे देखते हैं। अब इसमें मीटर क्या है ये भी आपको याद कर लेना है। आयम्बिक पेंटामीटर है, बहुत सारे होते हैं, ये हम जब लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें एक बार देख लेंगे। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? उसमें 10 स्लैबल्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया। एक लाइन में कितने स्लैबल होते हैं? 10। और इसका मतलब है पहला स्लैबल होता है अनस्ट्रेस्ड और इसको फॉलो करता है स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो ये कॉम्बो होता है, पहला स्लैबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं ये सोनेट इतनी फेमस क्यों है। तो सबसे पहले तो इट ब्यूटीफुली कैप्चर्स ह्यूमन इमोशन एंड बाई लोनलीनेस एंड सडन हैप्पीनेस। मतलब जितने भी ह्यूमन इमोशंस होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से कैप्चर करती है, और ये कुछ इमोशंस के नाम भी लिखे हैं जो इस सोनेट में यूज हुए हैं। और इसमें क्या होता है, अचानक से क्या होता है, जो मूड शिफ्ट होता है किससे? डेस्पेयर से जॉय में, निराशा से खुशी में उसका मूड जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जो कि रिलेटेबल है, जो कि हर इंसान के साथ होता है, और टाइमलेस है। टाइमलेस का मतलब समय से परे है, ऐसा नहीं, ये हर समय के लिए सच है। सोनेट जो है वो लगभग कब लिखी गई होगी? आज से 900 साल पहले या 800 साल पहले ये सोनेट लिखी गई, लेकिन फिर भी अभी तक ये ह्यूमन इमोशन हमें अब भी है 800 साल बाद भी। ठीक है, तो सोनेट कैसी है? टाइमलेस है। टाइमलेस का मतलब ये होता है इट्स लैंग्वेज इज पोएटिक बट डीपली पर्सनल। और ये वाकई में पर्सनल थी, ऐसा नहीं है। शेक्सपियर ने जितनी भी सोनेट्स लिखी थी तो इनको बाद में इधर उधर से ढूंढ के इकट्ठा किया गया था, वो इनके पर्सनल मूड को ही रिफ्लेक्ट करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं आप इसको एग्जाम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो ये भी मैंने आपके लिए बनाया है। चलिए देखते हैं। द सोनेट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स इमोशनल टर्माइल, जो उसका भावनात्मक संघर्ष है उसको दिखाती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, शुरुआत में क्या होता है? स्पीकर फील्स डिस्ग्रेस्ड। डिस्ग्रेस का मतलब होता है कलंक, तो वो अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा है। अनलकी मतलब बदकिस्मत, आइसोलेटेड मतलब अकेला महसूस कर रहा है, एंड इवन इनवाइट्स अदर्स फॉर देयर टैलेंट, और दूसरों से जेलस है। ठीक है, ईर्ष्या है उसे दूसरों के टैलेंट से, उनके लुक से और उनके सोशल स्टेटस से। हाउएवर द टोन ऑफ द पोएम चेंजेस कंप्लीटली इन द फाइनल लाइंस। क्या होता है, जो आखिरी की लाइन है उसमें पोएम की टोन ही बदल जाती है। ठीक है, वो जितना दुखी था, जितना ये सब फील कर रहा था, अचानक से क्या होता है, ही रिमेंबर्स समवन ही लव्स, वो किसी उसको याद करता है जिससे वह प्यार करता है, एंड दैट मेमोरी लिफ्ट्स हिज स्पिरिट ब्रिंगिंग हिम अ सेंस ऑफ पीस, जॉय एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसका उत्थान होता है अचानक से, और वो क्या फील करता है? पीस, शांति, जॉय और स्पिरिचुअल वेल्थ। एक्चुअल में वेल्थ नहीं, स्पिरिचुअल वेल्थ को वो महसूस करता है। दिस पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। एलिजाबेथन एरा ऑब्वियसली उसी टाइम लिखी गई थी। अ टाइम व्हेन रेपुटेशन, सोशल स्टेटस एंड फॉर्च्यून वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। और उसने इस पे क्यों लिखा है? क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब रेपुटेशन, सोशल स्टेटस, आपका समाज में क्या स्टेटस है, और फॉर्च्यून, आपका भाग्य किस तरह का, ये सारी चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी उस समय। ठीक है, Through this sonnet, Shakespeare presents a deeply personal and emotional conflict. बहुत ही गहरा पर्सनल, व्यक्तिगत और भावनात्मक संघर्ष जो है वो शेक्सपियर प्रस्तुत करते हैं यहाँ पे, शोइंग हाउ लव हैज द पावर टू हील एंड ट्रांसफॉर्म सैडनेस इनटू जॉय। तो दोस्तों ये थी हमारी सोनेट नंबर 29। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सोनेट नंबर 138, इसी तरह से पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन बिफोर डैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछना है, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। दैट्स इट फॉर टुडे।
आज हम पढ़ेंगे सोनेट 138 बाय विलियम शेक्सपियर। इससे पहले की क्लासेस में हमने सोनेट नंबर 29 और विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी जो थी वो स्टडी की थी। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए और इसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, कैसे करने वाले हैं इस वीडियो में हम एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी समरी जो इसका सेंट्रल आइडिया भी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या इसमें थीम्स हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे सिंपल इंग्लिश में। मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और सिंपल इंग्लिश में इसका मीनिंग जो है हर लाइन के नीचे हर लाइन का मीनिंग जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो 14 लाइन की सोनेट होती है, आप सबको पता है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी लिटरेरी डिवाइसेस, क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस इसमें यूज की गई हैं वो सारी हम देखेंगे। इसके बाद सोनेट 138 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और शेक्सपियर के सोनेट कलेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम लैंग्वेज में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है इनके शॉर्ट क्वेश्चन मेंस में तो आप उसको कैसे लिखेंगे इस बारे में भी हमने थोड़ी सी लाइंस जो है वो डाली हैं। तो ये आज की आपकी क्लास रहेगी, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी चीज़ें आपको उतनी याद होती रहेंगी, कभी भी आपको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी अगर वे सोनेट की लाइन आ जाती है आप देख के बता दोगे कि ये सोनेट 138 की लाइन है, इसका ये मीनिंग है। चलिए पढ़ते हैं। अब देखो इसके टाइटल की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया जितनी भी शेक्सपियरियन सोनेट है उनकी पहली लाइन ही उसका टाइटल होता है। तो ये जो इसका टाइटल है ये इसकी फर्स्ट लाइन है। ओके, व्हेन माय लव स्वेव्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रुथ। ओके, तो इस लाइन का मतलब भी समझ लेते हैं। जो इसका टाइटल है इसका मतलब ये है कि जब उसकी प्रेम का कसम खाती है कि वो कैसी है, वो सच्ची है। सी इज मेड ऑफ ट्रुथ, वो सच्ची है, ऑनेस्ट है, उसके साथ फेथफुल है। तो ये इसी पे पूरी जो पोएम है वो आधारित है। एक बार इसकी समरी देखते हैं, सेंट्रल आइडिया। समरी है इसकी, दिस सोनेट इज अबाउट म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव। इसमें क्या है, म्यूचुअल डिसेप्शन है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। स्पीकर और उसकी जो बिलवर्ड है दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ही प्रेटेंड्स टू बिलीव हर एंड सी प्रेटेंड्स ही इज स्टिल यंग। दोनों ही क्या बहाना कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो स्पीकर है वो ये दिखा रहा है कि वो उस पर विश्वास करता है, और वो क्या दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि वो अब भी मानती है कि वो अभी भी कैसा है, यंग है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। दे नो द ट्रूथ डीप डाउन, और दोनों को ही सच्चाई पता है। उसे भी पता है कि ये फेथफुल नहीं है, और जो प्रेमिका है उसकी उसको भी पता है कि ये यंग नहीं है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ताकि जो एक ट्रस्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप में वो बना रहे। तो बट चूज टू मेंटेन इल्यूजन टू प्रिजर्व देयर लव, है ना। अपने लव को, अपने प्यार को प्रिजर्व करने के लिए वो इस इल्यूजन को मेंटेन किए हुए हैं। इट शोज अ मैच्योर रियलिस्टिक एंड स्लाइटली सिनिकल टेक ऑन लव। तो एक तो इसमें मैच्योरिटी भी है ताकि उनका जो रिलेशनशिप है बरकरार रहे, प्यार जो उनका है रियलिस्टिक है, क्योंकि एक जो आप पैसे देखते हैं थोड़ी सी फैंटेसी टाइप लपटेल होती है, उसमें क्या होता है कि दोनों जो प्रेमी हैं वो बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, बहुत प्यार है उनके बीच में, हर चीज़ परफेक्ट है। तो जनरली रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक टच दिया गया है। और स्लाइटली सिनिकल, और थोड़ा सा सिनिकल इसलिए क्योंकि जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, अपने प्यार को बचाने के लिए कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा सिनिकल है। अब देखो इसमें थीम्स क्या क्या हैं, थीम्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डिसेप्शन इन लव, ऑब्वियस है, इसी पे पूरी पोएम बेस्ड है। ठीक है, दूसरा एजिंग एंड इनसिक्योरिटी, जो स्पीकर है वो धीरे धीरे उसकी एज होती जा रही है, और इनसिक्योरिटी दोनों तरफ से ही है ना, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनकी रिलेशनशिप बनी रहे। तो वो इनसिक्योर हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर हम सच बोल देंगे तो हमारे बीच का प्यार जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, अगला है फ्लैटरी एंड इमोशनल सर्वाइवल। दोनों ही एक दूसरे को फ्लैटर कर रहे हैं, मतलब झूठी तारीफें कर रहे हैं। ठीक है, और ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है उनकी। अगली थीम है रियलिज्म इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है तो एक रियलिस्टिक टच जो है वो शेक्सपियर ने सोनेट को दिया है। अब चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि सारी शेक्सपियरियन सोनेट होती हैं वैसे ही ये है। तो टाइप तो इसका शेक्सपियरियन सोनेट है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, जी ऑल नो। ठीक है, अब शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, 3 क्वार्टरवेन होते हैं और एंड में एक राइमिंग कपलेट होती है। क्वार्टरवेन क्या होता है, क्वार्टरवेन 4 लाइन्स का एक पैरा होता है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे 3 क्वार्टरवेन है, तो ये कितनी हो गई, 12 लाइन्स हो गई, और एंड में क्या है, एक राइमिंग कपलेट है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इसकी राइमिंग स्कीम। ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए इसको याद कर लेना।
क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा, इसका भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। ए बी का मतलब क्या होगा, इसकी राइम और इसकी राइम अलग होगी ए बी। अब ये जो है वो इसके साथ राइम करेगी, मतलब इसकी और इसकी सेम होगी, और ये जो है वो इसके साथ राइम करेगी, समझ गए। तो ये मतलब हुआ, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए बी, ठीक है। ऐसे ही इसकी राइम कुछ और होगी, ये ए की तरह नहीं होगी, तो ये सी और ये, ठीक है। और ये क्या है, डी। इस तरीके से हम राइमिंग स्कीम जो है वो निकालते हैं। अगला देखते हैं मीटर। मीटर जो है वो इसका क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में पिछली क्लास में बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। क्या होता है, एक लाइन में कितने सिलेबल होते हैं, 10। और कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, पहला सिलेबल होता है अनस्ट्रेस्ड और दूसरा होता है स्ट्रेस्ड, तो ये विदम जो है वो फॉलो होती है। आगे देखते हैं। अब ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन, और ये अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही आपकी हेल्प होगी आप क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो जो टाइटल लाइन है वो क्या है, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। जब मेरी जो प्रेमिका है वो कसम खाती है, स्वेयर माने क्या होता है, कसम खाती है, वादा करती है कि वो कैसी है, सच्ची है, ऑनेस्ट है और फेथफुल है। सेकेंड लाइन है, आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। वो कह रहे हैं कि मैं उसे ऐसा दिखावा करता हूँ, उसे ऐसा दिखाता हूँ कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो उसके मुंह पे नहीं कहता, ताकि उनके बीच का जो भी प्यार है, वो जो अटैचमेंट है वो बना रहे। थर्ड है, डेट सी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। अब उसे क्या लग रहा है, वो स्पीकर जो है वो कह रहा है कि उसकी जो प्रेमिका है, ठीक है, उसको क्या लग रहा है कि मैं कोई भोला भाला बहुत ही नाइव हूँ, ठीक है, जिसको कुछ पता नहीं है, उसने जो बता दिया मैंने मान लिया, जबकि मुझे पता है वो झूठ बोल रही है। लेकिन चूंकि वो ऐसा दिखावा कर रहा है कि वो उस पर विश्वास करता है, तो उसकी प्रेमिका तो यही सोच रही होगी कि इसको कुछ अता पता नहीं है, बेचारा भोला भाला सीधा साधा। फोर्थ लाइन है, अनलर्न इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सब्टिलिटीज, ठीक है। तो स्पीकर, उसकी प्रेमिका जो है, स्पीकर ऐसा सोचता है कि उसकी प्रेमिका उसके बारे में सोचती होगी कि ये भोला वाला है, सीधा साधा है, इसको कुछ पता नहीं है, और इसको पता नहीं है कि इस संसार में लोग कैसे होते हैं, इस संसार में लोग कैसे होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं। फॉल्स सब्टिलिटीज मतलब दिखावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं उससे, तो उसकी प्रेमिका ऐसा सोच रही है कि इसको पता नहीं है, और इस ये बेचारा सीधा साधा है, मैं जो बता रही हूँ मान ले रहा है, लेकिन स्पीकर को पता है कि ये क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है। आगे देखते हैं। फिफ्थ लाइन है, दस बेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग। अच्छा, अब सिर्फ एक तरफ से ही झूठ नहीं बोला जा रहा है, उसको भी यही लग रहा है, वो कह रहा है कि मैं भी अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ, ये सोच कर कि उसको लगता है मैं क्या हूँ, यंग मैन हूँ, जबकि दोनों को पता है ये अब यंग नहीं रह गया है। अब वो उसकी प्रेमिका भी उससे कहती नहीं है कि नहीं अब तो ये एज ज्यादा होगी, वो भी मान लेती है कि हाँ तुम यंग हो, ठीक है। ऑल्दो सी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। उसको पता है, क्लियरली पता है कि अब मैं यंग नहीं हूँ, लेकिन वो भी उसके मुंह पे नहीं कहती है। तो झूठ सिर्फ एक तरफ से नहीं बोला जा रहा है, दोनों तरफ से बोला जा रहा है। वो भी उसको झूठी संभावना देती है कि हाँ तुम यंग हो, और ये भी उस पर विश्वास करता है कि नहीं तुम एकदम ऑनेस्ट हो, फेथफुल हो। आगे देखते हैं। सेवंथ लाइन है, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टोंग। फॉल्स स्पीकिंग टोंग का मतलब यहाँ पे झूठ बोलने से है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं सिंपली एक्सेप्ट कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ जो भी झूठ वो मुझसे बोलती है। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड। इसलिए दोनों तरफ पे एक क्या हो रहा है, एक साधारण सा जो सच है उसको दबाया जा रहा है, ना वो सच बोल पा रही है ना ये सच बोल पा रहा है, ताकि उनके बीच में जो कनेक्शन है वो बना रहे। नाइन्थ लाइन है, बट वेयर फोर सेज सी नॉट सी इज अनजस्ट। अब वो कह रहे कि वो स्वीकार क्यों नहीं कर लेती, वो क्यों झूठ बोल रही है, वो स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि वो अनफेथफुल है। एंड अगली लाइन है टेंथ, एंड वेयर फोर से नॉट आई डेट आई एम ओल्ड। अपने बारे में भी कह रहा है कि मैं क्यों नहीं स्वीकार कर लेता कि मैं अब कैसा हो रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ। अब 11th लाइन है, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीविंग ट्रस्ट। अब वो कह रहा है कि जो सबसे अच्छा पार्ट होता है लव में, वो हम लोग प्रेटेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम दिखावा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। 12th लाइन है, एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। अब वो कह रहा है कि जो एज होती है, तो एज जो है वो लवर्स को क्या है, रिमाइंड नहीं करानी चाहिए। उन्हें पसंद नहीं आता है कि अगर लवर्स को उनकी एज जो है वो रिमाइंड कराई जाए, स्पेशली जब दो लोग आपस में प्यार कर रहे हो, एक दूसरे को बताए कि तुम कैसे हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हो। 13 लाइन है, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी। तो वो कह रहा है कि इसीलिए हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, वो मेरे से झूठ बोलती है और मैं उससे झूठ बोलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं, ठीक है। तो लाई का मतलब वो भी होता है एक तरीके से लेटना, ठीक है। 14th है, एंड इन अवर फॉल्ट्स। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच आती है पन, जब एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो। आगे एक्सप्लेन करेंगे हम लिटरेरी डिवाइसेस में उसे। 14th है,
एंड इन अवर फॉल्ट्स बाई लाइज वी फ्लैटर्ड वी। और होता क्या है, इन लाइज के जरिए, इन जो झूठ बोलते हैं वो एक दूसरे के जरिए, इससे हम दोनों एक दूसरे को फ्लैटर करते हैं और कंफर्ट फील कराते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सोनेट, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। तो सबसे पहली जो अभी हम बात कर रहे थे जिसकी पन होता क्या, पहले तो मैं आपको समझा दूं। जब एक लाइन में एक ऐसा वर्ड यूज किया जाता है जिसके दो मीनिंग बन सकते हैं, जैसे लिखा आई लाई विद हर, इसका पहला मतलब तो ये है कि मैं उससे झूठ बोलता हूँ, और दूसरा मैं उसके साथ सोता हूँ। तो ये दो मीनिंग हो सकते हैं इस लाई वर्ड के। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पन। ओके, अगला वर्ड है आयरनी। अगली जो डिवाइस यूज हो रही है वो आयरनी है। आयरनी का मतलब ये होता है कि लाइन जो लिखी है उसमें शब्द कुछ हैं और उनका मतलब कुछ और निकल रहा है। तो अगर इस तरह से कुछ लाइन लिखी होती है तो उसका मतलब होता है आयरनी। अब देखो जैसे इसमें लिखा है, दो आई नो सी लाइज। ठीक है, अब वो उस पर भरोसा कर रहा है। स्पीकर जो है वो अवेयर ऑफ ट्रुथ, ही इज अवेयर ऑफ ट्रुथ, उसे पता है सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है उसे। तो इसमें दो चीजें हैं, शब्द कुछ कह रहे हैं, उसे पता है वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये आयरनी है। और ये कौन सी आयरनी है, वर्बल आयरनी है। ठीक है, तीन तरीके की आयरनी होती है। जब हम लिटरेरी टर्म्स वाला लेसन करेंगे तो इस चीज को हम डिटेल में देखेंगे। आगे देखते हैं एक फ्रेज लिखा है लव्स बेस्ट हैबिट। अब देखो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, ये गलत लिखा है, एलिटरेशन तो यहाँ पे नहीं है, एलिटरेशन नहीं है यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। अगर देखा जाए पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज को या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हैबिट किसकी होती है, आदतें किसकी होती हैं, एक जिंदा चीज की आदतें होती हैं। ठीक है, तो प्यार कैसा है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, निराकार है, इसकी तो कोई आदत नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया, इसलिए यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं एंटीथीसिस। एंटीथीसिस ये एक फ्रेज लिखा है। तो एंटीथीसिस क्या होता है, जब दो अपोजिट फ्रेज एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, अपोजिट मीनिंग वाले, तो वो क्या होता है, एंटीथीसिस होता है। सी विद मी एंड आई विद हर, वो मुझसे झूठ बोलती है और मैं उससे झूठ बोलता हूँ। ठीक है, ये एक बैलेंस कंट्रास्ट है किसका, म्यूचुअल लाइन का, इसीलिए यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथीसिस। आगे देखते हैं अगला जो पार्ट है वो है मेटाफर। मेटाफर भी मैंने आपको पिछले जो क्लास थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मेटाफर क्या होता है, जब आप किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, और सिर्फ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, उसको उसकी प्लेस पे ले आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दो एग्जांपल दिए थे, मैं एक बार फिर से देता हूँ, एक मिनट। मैंने लिखा था ही इज लाइक अ लायन। ठीक है, वह शेर जैसा है। और फिर मैंने लिखा ही इज अ लायन, वह शेर है। कहते हैं ये तो चीता है। तो ये दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों लगभग एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें अलग अलग है। वह शेर जैसा है, या फिर लाइन की जगह टाइगर लिख सकते हैं, वह टाइगर जैसा है। अब मैं कह दूं ही इज अ टाइगर, वह टाइगर है। ठीक है, तो हुआ क्या, पहले केस में हम बता रहे हैं वो उसके जैसा है, तो यहाँ पे सिमली होगा। फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, सिमली। और मैंने बताया था सिमली वहीं पे होता है यहाँ पे लाइक एज जैसे वर्ड आ जाते हैं कि वो उसके जैसा है। अब हम बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कह रहे हैं, नहीं वो वही है, ही इज अ टाइगर, चीता है ये। ठीक है, तो हम उस जो भी यहाँ पे शख्स है उसको हम सीधा सीधा लायन बोल रहे हैं, टाइगर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, मतलब लायन को हमने उससे उस शख्स से रिप्लेस कर दिया। तो जब बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज बोल लेते हैं और उसका रिप्लेसमेंट आ जाता है तो वहां पे मेटाफर होता है। तो यहीं पे देखो अब इसमें मेटाफर कैसे है, लव्स बेस्ट हैबिट। अब देखो यहाँ पे जो लव है उसको हमने रिप्लेस किया किसी पर्सन से। एक कोई पर्सन होगा जिसकी कोई बेस्ट हैबिट्स होंगी, ठीक है, तो उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, लव से। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, मेटाफर। देखो नेक्स्ट है यूफेमिज्म। ये क्या होता है, जैसे ये फ्रेज लिखा है माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। अब इसमें क्या होता है, कोई भी हार्श एक्सप्रेशन है उसको हम सॉफ्ट टोन में जब बोलते हैं, जैसे मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, जैसे बोलते हैं कि कोई क्लोज रिलेशन में है, उनका स्वर्गवास हो गया बोलते हैं, तो स्वर्गवास हो गया या वो गुजर गए, उनका निधन हो गया, ये जो है वो थोड़े सॉफ्ट वर्ड हैं। अब हम बोलेंगे वह मर गया, तो ये थोड़ा सा हार्श है, सुनने में अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो हम बोलेंगे उसका निधन हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया। तो मरने की जगह पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया, स्वर्गवास हो गया या निधन हो गया। तो ऐसे जो हार्श एक्सप्रेशन होते हैं उसकी जगह पे जब हम सॉफ्ट टोन का यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छा दिखाने के लिए, तो वो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, यूफेमिज्म। अब जैसे ये लाइन है, इसमें लिखा है माई डेज आर पास्ट द बेस्ट।
मतलब जो मेरे अच्छे दिन थे वो गुजर गए। तो ये एक तरीका है, सॉफ्ट वे है कहने का कि वो अब कैसा हो गया है, बूढ़ा हो गया है। अब सीधे सीधे करे बुढ़ा हो गया है तो कितना सुनने में गंदा लग रहा है ना। तो एक ये सही तरीका है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यूफेमिज्म। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब सोनेट 138 के बारे में जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये डेडिकेटेड है किसको, डार्क लेडी को। जैसा कि मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था जिसमें हम बायोग्राफी कवर कर रहे थे शेक्सपियर की, कि सोनेट नंबर 127 से 152 तक किसको डेडिकेटेड थी, डार्क लेडी को। तो ये 138 जो सोनेट है वो इन्हीं के बीच में आती है, तो ऑब्वियसली ये डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, राइट। अगला है, द डार्क लेडी इज बिलीव टू बी अ वुमेन विद whom शेक्सपियर हैड अ कॉम्प्लिकेटेड पॉसिबली फिजिकल एंड इमोशनल रिलेशनशिप। ऐसा माना जाता है कि डार्क लेडी कोई औरत वही होगी जिसके साथ शेक्सपियर के कॉम्प्लिकेटेड और हो सकता है फिजिकल और इमोशनल रिलेशंस भी रहे हो। अगला है, इन दिस सोनेट द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ बोथ ही एंड हिज लवर लाई टू ईच अदर टू मेंटेन द इल्यूजन ऑफ लव। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इस सोनेट में स्पीकर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे वो और उसकी प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोलते हैं ताकि उनके बीच में जो इल्यूजन ऑफ लव है वो बना रहे। अगला है, द वुमेन लाइज अबाउट बीइंग फेथफुल एंड ट्रूथफुल व्हाइल स्पीकर लाइज अबाउट बीइंग यंग एंड बिलीविंग हर। वुमेन किस बारे में झूठ बोलती है कि वो फेथफुल है और वो सच्ची है, ठीक है, ट्रूथफुल है। स्पीकर जो झूठ बोलता है वो इस बारे में बोलता है कि वो उस पर विश्वास करता है, पहला झूठ तो ये, जबकि वो नहीं करता है। और दूसरा झूठ ये है कि वो ये दिखाता है कि मैं यंग हूँ, जबकि उसे भी पता है वो यंग नहीं है। और उसकी प्रेमिका ये झूठ बोलती है कि वो मान लेती है, वो उसे बताती नहीं तुम बूढ़े हो गए, वो भी ये मान लेती है कि हाँ तुम यंग हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अबाउट द सोनेट कलेक्शन। अब शेक्सपियरियन जो सोनेट हैं उनके बारे में, जो उनका कलेक्शन है उसके बारे में भी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले सोनेट नंबर 1 to 126 बताया था मैंने आपको, एक यंग मैन को एडवाइस की गई थी जो शायद शेक्सपियर का पैट्रॉन या उनका फ्रेंड रहा होगा। सोनेट नंबर 127 से 152 तक एडवाइस की गई हैं एक मिस्टीरियस वुमेन को जिसके बारे में हम नहीं जानते वो कौन थी, तो उसको हम डार्क लेडी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सोनेट नंबर जो थर्ड है, सोनेट नंबर 153 से 154, वो क्लासिकल मैथोलॉजी पे बेस्ड है। अब देखते हैं इसे एग्जाम लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे। सोनेट 138 पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स डार्क लेडी सोनेट। सोनेट 138 जो है, जो शेक्सपियर ने डार्क लेडी को डेडिकेट करके जो सोनेट्स लिखी थी उसका एक हिस्सा है। प्रेजेंट्स अ मैच्योर एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ लव। एक मैच्योर और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल जो चित्रण है लव का, प्यार का, उसको ये दिखाती है। इट रिफ्लेक्ट्स अ रिलेशनशिप वेयर बोथ द स्पीकर एंड हिज लवर नोइंगली लाई टू ईच अदर। यह एक ऐसी रिलेशनशिप को दिखा रही है जहां पे जो स्पीकर है उसकी जो प्रेमिका है दोनों जानते हुए भी एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। ही लाइज अबाउट बिलीविंग हर। वह किस बारे में झूठ बोलता है कि वह उस पर विश्वास करता है। सी लाइज अबाउट हर फेथफुलनेस। और वह किस बारे में झूठ बोल रही है, अपनी फेथफुलनेस के बारे में। वो दिखाती है कि मैं फेथफुल हूँ। द पोएम वॉज written during the late 16th century and is influenced by Elizabethan society's views on love, age and truth। पोएम जो थी वो लेट 16th सेंचुरी में लिखी गई थी और इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है किससे, उस समय का जो समाज आता है एलिजाबेथन सोसाइटी वही थी, उसके जो व्यूज थे किस पे, लव, एज और ट्रूथ पे। शेक्सपियर ब्रेक्स अवे फ्रॉम आइडियल लव एंड इंस्टेड एक्सप्लोर्स इमोशनल ट्रूथ, कॉम्प्रोमाइज, फ्लैटरी एज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लास्टिंग रिलेशनशिप। तो होता क्या है, शेक्सपियर जो है, जो आइडियल लव होता है जो दिखाया जाता है सोनेट्स में या फिर जनरली जितने भी ड्रामाज हैं, पोइट्री है, मूवीज हैं, उसको वो तोड़ते हुए किन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इमोशनल ट्रूथ को, कॉम्प्रोमाइज को जो कि बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, और फ्लैटरी को। ये सारे एक एसेंशियल एलिमेंट्स की तरह इनको दिखाते हैं एक लंबी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इसको इस तरह से एग्जाम लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे। एमसीक्यूज कितने हैं, 90 हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज जो हैं, सबसे पहले तो शेक्सपियर की लाइफ के ऊपर है, ठीक है। ये इस तरह से अराउंड 40 एमसीक्यूज जो हैं वो इनकी लाइफ पे बेस्ड है, इनकी बायोग्राफी पे बेस्ड है। इसके बाद जो अगले 50 एमसीक्यूज हैं वो पोइट्री पे है, मतलब जो सोनेट नंबर 29 और 138, इस पे 90 एमसीक्यूज आपको टोटल मिलेंगे। तो इस तरह से हम इनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप चाहें तो एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
वेलकम टू अल्फा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू जो कि बेस्ड हैं विलियम शेक्सपियर के जो पोएटिक वर्क्स हमने अभी तक पढ़े थे उन पे। जो आपके सिलेबस में जो दो पोएटिक वर्क लगे हुए हैं शेक्सपियर के, उसमें एक तो सोनेट नंबर 29 है और एक सोनेट नंबर 138 है। इसके अलावा हमने अभी तक शेक्सपियर पे 3 लेक्चर किए हैं जिसमें उनकी हमने लाइफ एंड बायोग्राफी के बारे में भी देखा था। तो इन्हीं तीनों लेक्चर्स पे ये एमसीक्यूज जो हैं वो बेस्ड हैं, और जो एमसीक्यूज हैं वो नंबर में कितने हैं, 90 एमसीक्यूज आपको आज की क्लास में मिलेंगे। और ये एमसीक्यूज जो हैं वो इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं। हमने शेक्सपियर की लाइफ से जो एमसीक्यूज लिए हैं वो लिए हैं 40, ठीक है। और जो आपके पोएटिक वर्क्स 2 हैं उससे हमने लिए हैं 50 एमसीक्यूज। तो जनरली जो इजी वाले मिलेंगे वो आपको इनकी लाइफ एंड बायोग्राफी से जो भी एमसीक्यूज हैं वो काफ़ी इजी है, आराम से आप कर लोगे, वो है 40। मॉडरेट और डिफिकल्ट जो रेंज मिलेगी वो आपको पोएटिक वर्क्स में मिलेगी, ठीक है। वो 50 एमसीक्यू जो हैं वो मॉडरेट से डिफिकल्ट की रेंज में रहेंगे। तो आप ऐसा मत करना कि वीडियो आप शुरू में देख रहे हो, कह रहे हो इजी 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 हैं तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे जाके जो लास्ट के 50 एमसीक्यूज हैं वो डिफिकल्ट की रेंज में है। अगर आपने पोएटिक वर्क्स को अच्छे से किया है तभी आप उन्हें कर पाओगे, डिटेल में किया है तभी कर पाओगे, वरना आप उनको नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में तो हर तरीके का क्वेश्चन आता है, इजी भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, डिफिकल्ट भी आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन एमसीक्यूज को। जैसे पहला दिख रहा है, बहुत ही आसान है, आप मार दोगे। पहला क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर, किस ईयर में वो पैदा हुए थे। वी ऑल नो कि वो पैदा हुए थे, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल, ठीक है, 1564। तो इस ईयर में वो पैदा हुए थे, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नीचे आंसर दिया है, क्योंकि ये कोई टेस्ट तो है नहीं, क्लास है, ठीक है। क्लास में आंसर आपको दिया है, और अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नीचे आंसर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन विच इंग्लिश टाउन, किस शहर में पैदा हुए थे। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। थर्ड है, इनका जो बर्थडे है वो अभी हमने पढ़ा, कब, अप्रैल 23 को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेक्सपियर्स वाइफ, उनकी पत्नी का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था उनकी बायोग्राफी में, क्या नाम था, एन हाथवे, ये इनकी पत्नी का नाम था। अच्छा, कई लोग मैरी आर्डेन मार देंगे क्योंकि सुना सुना सा नाम है, ये इनकी मदर का नाम था, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एट वॉट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड, तो हमें एज का तो पता नहीं, हमने पढ़ा था कि 1582 में वो जो थे उन्होंने शादी कब ली थी। पैदा कब हुए थे, 1564 में। तो यहाँ से यहाँ तक निकालोगे तो 18 साल की एज में उन्होंने की थी शादी। नेक्स्ट है, शेक्सपियर हैड हाउ मैनी चिल्ड्रन, शेक्सपियर के कितने बच्चे थे, 3 थे। तीनों के नाम है सुजन, और 2 ट्विंस थे, हैमलेट और जूडिथ, जिसमें हैमलेट जो था वो मर गया था, ठीक है। द नेम ऑफ शेक्सपियर्स ओनली सन वॉज हैमलेट, हैमनेट, हेक्टर, हेनरी, तो अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन बी करेक्ट है, हैमलेट। हैमलेट जो था वो शेक्सपियर का इकलौता बेटा था। 8वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई, किस साल वो मर गए थे। तो कब मरे थे, 1615 में, और ये भी जो मंथ की डेट है वो 23 अप्रैल है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखना है, इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट दोनों जो है वो सेम है। आगे देखते हैं, शेक्सपियर डाइड एट द एज ऑफ, कितने साल की उम्र में मर गए थे। अब देखो, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन 1564 में वो पैदा हुए थे, 1615 में वो मर गए। तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल हो गए, 36, और इसमें 16 जो है वो आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 52। तो बेसिक मैथ है, आनी चाहिए। अब हर चीज़ याद थोड़ी नगरी जाती है। 52 में, 52 ईयर की एज में ये जो थे वो मर गए थे। 10th क्वेश्चन है, वेयर इज शेक्सपियर बरीड, शेक्सपियर जो थे उनको कहाँ बरी किया गया था। तो कहाँ बरी किया गया था, हॉली ट्रिनिटी चर्च, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। अच्छा, वेस्टमिनिस्टर एबे भी एक बहुत ही फेमस प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे पोएट्स को बरी किया गया था, और इसको पोएट्स कॉर्नर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देख के मार मत देना, इनको हॉली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में है, ये वहाँ पे बरी किया गया था। आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विद विच थिएटर कंपनी, इसमें से ये 4 हैं। अच्छा, ग्लोब में आपको कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन में, ठीक है। तो इसमें किस थिएटर कंपनी के साथ वो एसोसिएटेड थे, किससे जुड़े हुए थे, तो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन से वो जो थे वो जुड़े हुए थे, इसका बाद में नाम चेंज हो गया। आगे इस पर क्वेश्चन है, देखेंगे। 12th है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द थिएटर क्लोजली लिंक्ड विद शेक्सपियर। अब देखो, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो, ये दोनों क्वेश्चन लगभग बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ये जो था वो कंपनी का नाम था, और जो ग्लोब परफॉर्मर है, ये ग्लोब जो है ये थिएटर का नाम है, ठीक है। तो किस थिएटर से बहुत ज़्यादा वो जुड़े हुए थे, ग्लोब थिएटर से, जो कि कब चालू हुआ था, 1599 में। आगे देखते हैं,
हाउ मैनी प्लेज इन शेक्सपियर बिलीव टू हैव रिटन, शेक्सपियर ने कितने प्लेज जो हैं वो लिखे हैं, वी ऑल नो कितने लिखे हैं, 37। आंसर नंबर सी करेक्ट है। इन विच एरा डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज, किस एरा में शेक्सपियर ने अपने प्लेज लिखे थे, तो चार ऑप्शन है, किसमें लिखे थे, एलिजाबेथन और जैकोबियन एज में। देखो एलिजाबेथन एज जो है वो मानी जाती है 1558 से लेकर 1603 तक, और 1603 से लेके 1625 तक जो एज मानी जाती है जैकोबियन एज मानी जाती है। इस ईयर में क्या हुआ था, एलिजाबेथ जो थी वो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो नया जो रूलर आया इंग्लैंड में उसका नाम था जेम्स फर्स्ट, ठीक है, उसने 03 से लेके 25 तक जो था रूल किया था, और इस एरा को बोलते हैं जैकोबियन एज। तो शेक्सपियर तो इसमें भी रहे थे, इसमें भी बहुत सारे प्लेज लिखे थे, तो इन दोनों एजेज में जो थी उन्होंने अपने प्लेज जो थे लिखे थे। ध्यान रहेगा, आई होप इतना क्लियर है। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड शेक्सपियर्स लास्ट प्ले, इसमें से शेक्सपियर का सबसे आखिरी प्ले कौन सा है, तो द टेम्पेस्ट। आगे ध्यान रखना। आगे देखते हैं, हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट, सबको पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 154। आगे, शेक्सपियर्स प्लेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज, चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो जनरली कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है, तीन कैटेगरीज कौन सी है, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और हिस्ट्रीज। हिस्ट्री प्ले नंबर में कितने हैं, 10। कितने साल की हिस्ट्री कवर करते हैं, 350 ईयर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर इज ऑफन रेफर्ड टू एज, शेक्सपियर को रेफर किया जाता है एज क्या, वार्ड, उन्हें वार्ड बोला जाता है, ठीक है, द इमॉर्टल वार्ड। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 19th है, हु कंपाइल्ड शेक्सपियर्स प्लेज इनटू द फर्स्ट फोलियो, शेक्सपियर के प्लेज को पहले फोलियो में किसने, फोलियो क्या होता है, वो बुक का साइज होता है, क्वार्टो फोलियो, ठीक है। तो जो एक किताब है, एक बुक में किसने कंपाइल किया था, कौन थे वो दो लोग, तो सी ऑप्शन है जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल, ठीक है। ये दो एक्टर थे, एक्चुअली ये भी एक्टर थे जो परफॉर्म करते थे ड्रामा प्लेज में। तो इन दोनों ने क्या किया था, इनके प्लेज को कलेक्ट किया था और पब्लिश कराया था फोलियो फॉर्म में 1623 में। ये हमने पढ़ा था जब हम इनकी लाइफ एंड बायोग्राफी को पढ़ रहे थे। 20th है, शेक्सपियर्स एजुकेशन वॉज लाइकली लिमिटेड टू, ठीक है। तो शेक्सपियर जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने एक बेसिक सा जो स्कूल है, जो लोकल ग्रामर स्कूल था, उसको अटेंड किया था, और उतना ही हमें जानकारी है कि वो उतने ही एजुकेटेड थे। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लैटिन ग्रामर स्कूल। आगे देखते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह गए थे, इसकी जानकारी हमें है नहीं, ना ही इसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है। 21 है, विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो हमें उनकी जो बर्थ की डेट है वो इसी से पता चली, हमें पता चला कि जो लोकल चर्च था उसमें उनको अप्रैल 26, 1564 को बैप्टाइज किया गया। और जो एक ट्रेडिशन होता है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन, उसमें जो बेबी होता है उसको जन्म के 30वें दिन बैप्टाइज करते हैं। इसका मतलब ये है उनका जो जन्म हुआ होगा वो 23 अप्रैल को हुआ होगा। तो हमें जो इनकी बैप्टाइजेशन की डेट थी वो हमें पता थी, उसी से हमें इनकी बर्थ डेट पता चली। तो इनको अप्रैल 26 को बैप्टाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी बर्थ प्लेस क्या है, बर्थ प्लेस क्या थी, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर वॉज, कौन थे उनके फादर जॉन शेक्सपियर कौन थे, एक ग्लव मेकर, अल्डरमैन, ठीक है। अब सो ये मत सोच लेना ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, यहाँ पे अल्डर होगा। अल्डरमैन एक पोजीशन थी, पॉलिटिकल पोजीशन थी उस समय पे। मैंने आपको बताया था इनकी लाइफ एंड बायोग्राफी में कि शेक्सपियर के जो फादर थे वो छोटे मोटे पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो वो एक ग्लव मेकर थे और अल्डरमैन थे। ओके, आगे देखते हैं, शेक्सपियर्स वाइफ नेम वॉज, शेक्सपियर की वाइफ का क्या नाम था, क्या ये अभी हमने पढ़ा था ऊपर एन हाथ, ठीक है। आगे देखते हैं, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया, शेक्सपियर ने किस एज में शादी की थी, 18, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी रिपीट है। 27 है, द पीरियड बिटवीन 1585 से 1592, शेक्सपियर की लाइफ में इस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है, मिस्ट्री ईयर्स, वॉन्डरिंग ईयर्स, लॉस्ट ईयर। तो जनरली हम इसको बोलते हैं लॉस्ट ईयर्स। लॉस्ट ईयर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन ईयर्स में शेक्सपियर का कुछ अता पता नहीं था कहाँ थे वो, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 28, शेक्सपियर लाइकली अटेंडेड विच स्कूल, कौन सा स्कूल इन्होंने अटेंड किया था, तो उसका नाम था किंग्स न्यू स्कूल, और ये कहाँ पे था, स्ट्रैटफोर्ड में, ये लोकल ग्रामर स्कूल था, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, शेक्सपियर्स थिएटर कंपनी वॉज ओरिजिनली कॉल्ड, ये भी अभी हमने पढ़ा था, क्या, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। आगे देखते हैं, द फेमस थिएटर बिल्ट इन 1599 अक्रॉस द थेम्स, क्या नाम था उसका, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था क्या नाम था, द ग्लोब थिएटर, ठीक है। नेक्स्ट है,
शेक्सपियर वोट अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी प्लेज, कितने प्लेज लिखे थे हमें पता है 37। 37 जो है वो किसके बीच में आ रहा है, 36 से 38 के बीच में, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 32 है आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट द कंपनी बिकेम ऑफिशियल परफॉर्मर्स अंडर, तो एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद किसके अंडर में आ गई ये कंपनी, देखो एलिजाबेथ की डेथ हुई, जेम्स फर्स्ट जो थे वो गद्दी पे बैठे, तो इन्हीं के अंडर परफॉर्म करेगी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं शेक्सपियर प्लेज आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज विच इज नॉट वन ऑफ देम, तो 3 कैटेगरीज कौन सी, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, कौन सी इसमें नहीं है, बायोग्राफी जो है इस पे, इस कैटेगरी पे इसमें कोई प्ले नहीं लिखा है। आगे शेक्सपियर डाइड ऑन, कब मरे थे, 23 अप्रैल 1616, ये वाली जो डेट है वो करेक्ट है। ही वॉज वरीड इन, अभी हमने पढ़ा था, चर्च ऑफ हॉली ट्रिनिटी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन हेवन, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं द एपिटॉफ ऑन हिज ग्रेव इंक्लूड्स अ कर्स अगेंस्ट, एक कर्स है, किसके अगेंस्ट है वो, क्या उन्होंने अपने एपिटाफ में कहा है, अगर आपने एपिटाफ पढ़ा होगा तो उसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बोन्स जो हैं उनको यहाँ से हटाना मत, ठीक है, तो इस बारे में जो है वो एपिटाफ है उनका। आगे शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी है, 154 अभी पढ़ लिया हमने। आगे देखते हैं ही इज क्रेडिटेड विथ क्वाइनिंग अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी न्यू वर्ड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है कि कितने वर्ड जो हैं उन्होंने क्वाइन किए, कितने वर्ड या फ्रेजेज अप्रोक्स में बताना है, तो कितने 1700 प्लस इन्होंने नए वर्ड और फ्रेजेज जो हैं वो क्वाइन किए, ये हमने इनकी लाइफ एंड बायोग्राफी में देखा था। आगे देखते हैं रॉबर्ट ग्रीन क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर बाय कॉलिंग हिम, रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्पलेट लिखा था 1592 में, उस पैम्पलेट में इन्होंने इनको बोला था एन अपस्टार्ट क्रू, ठीक है। अच्छा प्लेगियरिस्ट भी बोला था, तो इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, मैं ऑप्शन बी को करेक्ट नहीं मानूंगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेन जॉनसन फेमसली डिस्क्राइब शेक्सपियर है, शेक्सपियर को बहुत ही मतलब कहा था, बेन जॉनसन ने एक्चुअली अप्रिशिएट किया है शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने बोला था ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, मतलब वो एक पर्टिकुलर एरा के शख्स नहीं थे, उन्होंने जो लिखा है वो हर एज, हर समय, हर काल में जो है वो ट्रू है, ऐसा नहीं है जो उन्होंने वर्क लिखे थे वो उसी समय के हिसाब से रेलेवेंट है, आज के हिसाब से भी वो रेलेवेंट है, ठीक है, ऐसा बेन जॉनसन ने बोला था। ये तो बहुत ही इजी थे, मैंने आपको बताया था हर तरीके के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ये कैसे थे, इजी। अब चलते हैं मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ। पोइट्री है What is the speaker's mood in opening lines of sonnet 29? अब सोनेट हमने 29 के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि स्पीकर जो है वो ओपनिंग लाइंस में स्टार्टिंग में कैसा है, बहुत ही दुखी है, ठीक है, तो जॉयफुल तो नहीं है, ना होपफुल है, ना प्राउड है, कैसा है, डेस्पेयरिंग, मतलब दुखी है, निराश है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं इन लाइन 2, सोनेट नंबर 29 की जो लाइन है उसमें ये आया है विवीप माई आउटकास्ट स्टेट, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है, तो स्पीकर जो है वो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अनलकी है और वो रो रहा है अपनी आउटकास्ट स्टेट पे, मतलब अपनी जो रिजेक्टेड स्टेट है, संसार के द्वारा उसे नकार दिया गया, उस पर वो रो रहा है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं 43 में एक फ्रेज और आया है, 43 क्वेश्चन है इसमें, सोनेट नंबर 29 में एक फ्रेज और आया है रूटलेस क्राइज, इसका क्या मतलब है, तो हमने, अगर आपने सोनेट नंबर 29 वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने पढ़ा था इस वाली लाइन में क्या हुआ था, तो स्पीकर है वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थनाएं कर रहा है उस डेफ हेवन से, डेफ हेवन भी यहीं पे आया, देखो अगला क्वेश्चन उसी के बारे में, ठीक है, डेफ हेवन मतलब ऊपर वाला सुन नहीं रहा है, बह रहा है, ठीक है, और उसकी प्रार्थनाएं कैसी हो जा रही है, फिर जितनी भी वो प्रार्थनाएं कर रहा है वो वूडलेस मतलब यूजलेस हो जा रही है, उनका कोई मतलब नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा है, वो बस बोल ही जा रहा है एक तरफ से, तो वो यूजलेस है, तो क्या है, यूजलेस प्रेयर्स, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं डेफ हेवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब इसमें हमसे पूछिए, ये 4 ऑप्शन लिए, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, ये आपने अगर लेक्चर देखा होगा मैंने आपको क्लियरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, डेफ हेवन में जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो कौन सी होगी, पर्सोनिफिकेशन। क्यों होगी, क्योंकि इसमें ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, हेवन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, या एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हो इसे, किसी ने देखा तो है नहीं, ठीक है, तो इसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सोनिफाई मतलब इसको हमने एज ए लिविंग थिंग की तरह जो है वो ट्रीट किया है, इसको हमने कहा ये डेफ, बहरा, बहरा कौन होता है, जो इंसान जिंदा होगा, सजीव होगा, सजीव निर्जीव पढ़ा है ना बचपन में, ठीक है, तो इसके हमने एक तरह से मान लिया कि इसके काम है वो सुन नहीं रहे, ठीक है, तो इसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया, इस केस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। आगे देखते हैं व्हाट डज द स्पीकर एनवाई इन अदर्स, अब देखो इसमें जो सोनेट नंबर 29 है उसमें स्पीकर जो है वो दूसरों से जेलस है,
किस बात पे जेलस है? बहुत सारी चीजों पे, हमने सारी चीजें पढ़ी थी, उनके लुक्स पे, टैलेंट पे, और जो उन्हें अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उससे वो क्या है? जेलस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब वो 46 है, इसमें एक लाइन आई थी सोनेट नंबर 29 में, विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है, बताया था मैंने आपको, क्या है कि जिन चीजों को वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया करता था, अब उसे उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है उनसे। ठीक है, तो ही लीस्ट हैप्पी विद थिंग्स ही वंस एंजॉयड। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। अब देखो हुआ क्या था, स्पीकर जो था ये सारी चीजें सोच रहा था, अचानक से उसे अपनी बीलवेड ध्यान आ जाती है, उसे अपना प्यार ध्यान आ जाता है। ठीक है, और उसको याद करके वो कैसा हो जाता है? बड़ा खुश हो जाता है। तो ये कौन सी लाइन में होता है? ये जो टर्निंग पॉइंट होता है वो कौन सी लाइन में आता है? तो कौन सी लाइन में आता है? 9वीं लाइन तक वो रहता है दुखी, 10वीं लाइन में अचानक से उसे याद आता है, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी। ठीक है, मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो कौन सी लाइन में होता है? 10th लाइन में। तो इस 10th लाइन में क्या होता है? अचानक से जो स्पीकर सैड था वो कैसा हो जाता है? बड़ा खुश, और बहुत ही उसकी जिंदगी में खुशी आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये 10th लाइन में होता है टर्निंग पॉइंट। ये उस टाइम भी मैंने आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था कि यहाँ पे जो है सोनेट का रंग रूप सब बदल रहा है। आगे देखते हैं 48। द स्पीकर कंपेयर से जॉय टू। स्पीकर जो है वो अपना जॉय किस चीज से कंपेयर करता है? किस चीज से कंपेयर करता है? अ सनराइज, अ लार्क राइजिंग एट डॉन, अ रिवर फ्लोइंग, अ लायन रोरिंग। तो किससे? एक चिड़िया जो है वो सुबह के समय उड़ रही थी, उससे अपना जो है वो कंपेयर कर रहा था उस समय। ठीक है, और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी थी? ये मैंने आपको इस लाइन में बताया था, जो पूरी लाइन लिखी हुई थी इसमें सिंबली आई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉट डज द लार्क सिंबलाइजेज इन सोनेट 29। लार्क जो है वो चिड़िया जो है वो क्या सिंबलाइज कर रही है सोनेट नंबर 29 में? क्या सिंबलाइज कर रही है? जो स्पीकर का सडन जॉय है और जो स्पिरिचुअल अपलिफ्ट उसे मिला है उसको सिंबलाइज कर रही है। ठीक है, ये क्या है? एक इमेजरी जो है वो यूज की गई है, एक इमेज जो है वो यूज की है इस सोनेट में। किसने? शेक्सपियर ने। ठीक है, ये भी एक पोएटिक डिवाइस होती है। आगे देखते हैं। द फाइनल कपलेट एक्सप्रेसेस। फाइनल कपलेट किस चीज को एक्सप्रेस कर रही है सोनेट नंबर 29 में? किसको? कंटेंटमेंट ड्यू टू लव। पूरे टाइम वो निराश हुआ लेकिन फाइनली वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सेंट्रल थीम क्या है सोनेट नंबर 29 की? सेंट्रल थीम है, देखो ये चार, पॉलिटिकल पावर है, नेचर्स पावर है नहीं, सोशल एम्बिशन है नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है, लव्स पावर टू हील सैडनेस। कैसे जो प्यार में जो शक्ति होती है वो आपकी सैडनेस को हील कर सकता है। ठीक है, वो इसकी थीम है। आगे देखते हैं 52। विच डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। 52 है, इस लाइन में कौन सी डिवाइस यूज की गई? मैंने आपको ऊपर बता दिया था, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिंबली। ठीक है, ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया था कैसे है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कैसे ये, जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं और लाइक एज जैसे वर्ड का प्रयोग होता है, तो वहां पे सिंबली जो है वो फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो स्पीकर यहाँ पे अपने जॉय को उस चिड़िया से कंपेयर कर रहा है जो सुबह के टाइम उड़ रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंबली। आगे देखते हैं। कर्स माई फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये फेट है, इसको कर्स किया जा रहा है। एक तरह से फेट जो है एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसको हम लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम श्राप दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल तो नहीं होगी, हाइपरबोल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ सोनेट नंबर 29। सोनेट नंबर 29 की राइम स्कीम क्या है? तो सोनेट नंबर 29 को छोड़ो, शेक्सपियर ने जितनी भी सोनेट लिखी है सबकी राइमिंग स्कीम एक ही है, याद कर लेना। ए बी सी डी ई एफ जी जी। राइट, आगे देखते हैं। 55 है, द सोनेट एंड्स विद। किसके साथ सोनेट जो है वो एंड होती है? जितनी भी शेक्सपियरियन सोनेट है, एक कपलेट, एक विजुअलाइजेशन कपलेट होती है, उसके साथ एंड होती है। What does the speaker scorn to do at the end? स्पीकर जो है वो क्या क्या करता है एंड में? क्या करता है वो? क्या करता है वो? कहता है कि मुझे इतनी खुशी मिल रही है अपनी बिलवेड को याद करके कि वो एक किंग से भी ज्यादा जो है वो रिच फील कर रहा है अपने आप को। तो वो ऐसा कर रहा है कि मैं अपनी जो स्टेट है वो एक अपने आप को एक किंग से जो है वो रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 57 है, सोनेट नंबर 29 बिलोंग्स टू विच सीक्वेंस ऑफ शेक्सपियर सोनेट। तो किस देखो मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 126 तक की जो सोनेट थी वो एक शेक्सपियर यूथ को डेडिकेटेड थी। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं।
58 है, व्हेन द शेक्सपियर सोनेट फर्स्ट पब्लिश्ड, शेक्सपियर की सोनेट जो है वो पहली बार कब पब्लिश हुई थी, कब हुई थी, 1509, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। द स्पीकर एनवाइज अदर्स फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट, सारी चीजों से जेलस है जो स्पीकर सोनेट नंबर 29 में, सिवाय किस चीज की, देखो होप, फ्रेंड्स, वेल्थ, स्किल्स। देखो वो जिन चीजों से जेलस है वो है होप, फ्रेंड्स और स्किल, ठीक है। ये तीन चीजें उसके पास नहीं है, हो सकता है उसके पास वेल्थ हो, तो इससे वो जेलस नहीं है, ना ही इसका जिक्र किया गया है, तो आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, द टोन शिफ्ट इन द पोएम हैपेंस इन, कौन सी लाइन में होती है, अभी बताया था, लाइन नंबर 9 से 10 के बीच में, ठीक है। व्हाट इज द मेन कंफ्लिक्ट इन सोनेट 138, अब आ जाते हैं सोनेट नंबर 138 पे। इसमें मेन कंफ्लिक्ट क्या है, तो सोनेट नंबर 138 में कुछ भी कंफ्लिक्ट नहीं है, इतना सा है, दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, जो दो लवर हैं उसमें जो मेल है और जो फीमेल है, दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनके बीच का जो रिश्ता है वो बना रहे, ठीक है। तो म्यूचुअल लाइन बिटवीन लवर्स, ओके। आगे देखते हैं, द वर्ड लाई इन द फाइनल कपलेट हैज व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग, फाइनल कपलेट में एक वर्ड आया है लाई, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला तो लाई मीन्स होता है लेटना, और दूसरा क्या होता है, झूठ बोलना। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है पन, पन इसीलिए होती है, उसका क्या मतलब होता है, एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। दो आई नो सी लाइज, दो आई नो सी लाइज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है स्पीकर को पता है वो झूठ बोल रही है, ठीक है। वो क्या है, वो स्पीकर को धोखा दे रही है, वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए फेथफुल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, और जबकि स्पीकर को पता है नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं हाँ तुम हो, वो मान ले रहे हैं, वो उसके मुंह पे नहीं कह रहा है तुम झूठ बोल रही हो, तो वो जो है वो स्पीकर को धोखा दे रही है। आगे देखें, वाई डज द स्पीकर प्रेटेंड टू बिलीव हिज लवर, अब ये स्पीकर उस पर बिलीव क्यों कर रहा है, ठीक है, वो बिलीव नहीं कर रहा है, सॉरी प्रेटेंड कर रहा है, वो ऐसा मान रहा है, उसे बता नहीं रहा है, वो बस ऐसा दिखा रहा है कि हाँ मुझे तुम पे विश्वास है। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो भी झूठ बोल रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ही वॉन्ट्स हैव टू थिंक ही इज यंग, वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं यंग हूं, जबकि वो है नहीं, लेकिन जो उसकी बिलवेड है वो मान रही है, वो भी मान रही है कि हाँ तुम यंग हो, जबकि उसे पता ही नहीं हो। तो ये दोनों ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनके बीच एक कॉम्प्रोमाइज जो है वो बना रहे, और दोनों का जो रिश्ता है वो बना रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, 55 है, व्हाट इज बीइंग सप्रेस्ड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या सप्रेस किया जा रहा है, क्या सप्रेस किया जा रहा है, एक सिंपल ट्रुथ, ना वो उसको सच बता रहा है ना ये इसको, ठीक है। स्पीकर्स एज इज डिस्क्राइब्ड एज, स्पीकर की जो एज है वो कैसे डिस्क्राइब की गई है, कौन से शब्द जो है वो यूज किए गए हैं सोनेट में। अगर आपने सोनेट पढ़ी होगी, जो कि मैंने पढ़ाई है लाइन बाई लाइन, तो जो है वो पास्ट द बेस्ट, ये शब्द जो है वो यूज किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अच्छा 67 है, लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, इस लाइन का देखो क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि प्रेटेंडिंग टू ट्रस्ट इज अ पार्ट ऑफ लव, ठीक है। हम ऐसा बहाना कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि हम तुम पे विश्वास करते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये भी पार्ट ऑफ लव है। तो यही इस सोनेट की पूरी थीम है, दोनों ही प्रेटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, ये लाइन जो है वो क्या दिखा रही है, ये लाइन का मीनिंग ये है कि जो लवर्स हैं, जो प्यार में हैं, उनको उनकी एज रिमाइंड कराने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी एज जो है वो रिमाइंड कराई जाए। इसीलिए जो उसकी प्रेमिका है उसको नहीं बताती है कि तुम ओल्ड हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, वो उसको बोलता है मैं यंग हूँ, वो ऐसा दिखाता है, वो मान भी लेती है, वो उसको बताती नहीं है, ना उसको याद दिलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, एजिंग लवर्स डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ देयर एज। आगे देखते हैं, विच वर्ड इज अ पन इन द लास्ट लाइन ऑफ द सोनेट, अभी बताया था कौन सा, लाई। आगे देखते हैं 70, द फाइनल कपलेट सजेस्टेड, जो फाइनल कपलेट है वो क्या सजेस्ट कर रही है, वो सजेस्ट कर रही है कि लाइज हेल्प देम मेंटेन लव, ये उसमें वाकई में लाइन में है, जो वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं उससे उनका जो प्यार है वो बरकरार रह रहा है। 71 है, सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 138, तो इसकी सेंट्रल थीम क्या है, सेल्फ डिसेप्शन एंड एजिंग इन लव, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आगे देखो 72, माई लव स्वेयर सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है, माई लव स्वेयर सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। तो ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपको क्लियरली जब हम लेक्चर्स ले रहे थे एक्सप्लेन किया था, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आइवनी, मैंने बताया भी था। आइवनी क्या होती है, जब वर्ड्स जो लिखे होते हैं उनका मतलब कुछ और होता है,
वो क्या होती है, वो स्वेयर, वो कसम खा रही है, वो वादा कर रही है कि वो पूरी तरह से क्या, शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, वो सच्ची है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, फेथफुल है, जो कि वो नहीं है। जो शब्द जो कह रहे हैं वो है नहीं, उसका मीनिंग क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आई एम नहीं है। आगे देखते हैं, लिटरेरी डिवाइस लाई विद हर एंड सी विद मी। तो अभी हमने ये बार बार पढ़ लिया, पाना है यहाँ पे। व्हाट डज द स्पीकर गेन फ्रॉम लाइज, उसे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इमोशनल फ्लैट, चापलूसी, एक तरह से चापलूसी कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की, ठीक है। वो क्या उससे झूठ बोल रही है, वो उससे झूठ बोल रहा है, दोनों ही मान ले रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे संतुष्ट हैं। तो ये क्या है, एक तरीके की इमोशनल फ्लैट भी है। द टोन ऑफ सोनेट 138 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो टोन है वो कैसे डिस्क्राइब की जा सकती है, सिनिकल येट एक्सेप्टिंग। मतलब जो दोनों कर रहे हैं वो एक तरीके से क्या है, सिनिकल है, ऑब्वियस है। तो सिनिकल कैसे है, बिल्कुल सिनिकल है, दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, दोनों को पता है हम झूठ बोल रहे हैं और दोनों जानबूझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये तो सिनिकल ही हुआ ना, लेकिन फिर भी एक्सेप्टिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं, सोनेट 138 बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो अभी बताया था 1 से लेके 126 जो था वो फेयर यूथ वाला ग्रुप था। अब ये 126 के बियॉन्ड वाली चीज है 138, और ये जो 126 से लेके 152 तक जो सोनेट थी वो किसको डेडिकेटेड थी, डार्क लेडी को। आगे देखते हैं, डार्क लेडी सोनेट्स एक्सप्लोर्स, क्या एक्सप्लोर करती हैं, कॉम्प्लेक्स लव एंड डिजायर, ठीक है। आगे देखते हैं, When did Shakespeare likely write his sonnets? शेक्सपियर ने अपनी सॉनेट्स जो है वो कब लिखी होंगी, तो ऐसे मत लगा देना, 1509 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। लिखी जो थी वो 1590, मतलब जो अपना जो अर्ली टाइम था जब वो लंदन गए थे उस टाइम उन्होंने लिखी थी। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, द पोएम सोज आ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन, जो पोएम है वो एक रिलेशनशिप जो है वो किस पे, 138 में, ठीक है। सोनेट का नाम नहीं मेंशन किया है, लेकिन ऑब्वियस है हम वही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो किस पे बेस्ड है, इक्वल लाइन एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। आगे देखते हैं, व्हाट डू बोथ लवर्स हाइड, दोनों लवर जो है वो क्या छुपा रहे हैं। देखो मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप पॉज कर करके पढ़ लेना, ठीक है। तो जो दोनों लवर्स हैं वो क्या छुपा रहे हैं, वो क्या छुपा रहे हैं, ट्रूथ अबाउट देयर फीलिंग्स एंड एज, ठीक है। दोनों अपनी फीलिंग्स और अपनी एज को छुपा रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं वैसे ज्यादा बात करता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो ये जो सारी वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ और जिस हिसाब से मैंने कंटेंट तैयार किया है, ऐसा कंटेंट लोग पैसा देके बेच रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में। जितना भी अगर आप मेरे पीछे के लेक्चर्स जाके देखोगे, एक एक चीज को इतना डिटेल में बताया है और बहुत कम टाइम में आपको 19 मिनट 20 मिनट ऐसे वीडियो दिख रही है। वो वीडियो इतनी छोटी इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा अपनी वीडियोज में बात करता नहीं हूँ। बाकी के टीचर्स की वीडियो आपको मिलेगी 1 घंटे की, 50 मिनट की, क्योंकि वो बीच में बहुत सारी बातें करते हैं, जो कि मैं नहीं करता हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ और जितना मैक्सिमम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ वो कराता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे लिए बस बदले में इतना कीजिए, जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही है उसको एक तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। कुछ कमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो मत करिए। वीडियो में एक हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है, प्लीज उसको हाइप कर दीजिए। कुछ नहीं जाएगा आपका, 1-2 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है। तो लाइक करिए और हाइप करिए, इससे क्या होगा, मेरी रीच बढ़ेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं और देख रहे हैं कंटेंट को। अगर सिर्फ 100-125 ऐसे लोग देखेंगे वीडियो को तो मैं डीमोटिवेट हूँगा, और अगर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ तो होगा क्या, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे मैं जहाँ 2 दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ 4 दिन में डालना शुरू कर दूंगा, इससे आपका भी नुकसान होगा। अब मेरी बात भी अपनी जगह सही है कि जब मुझे व्यूअर्स नहीं मिल रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं वीडियो क्यों डालूंगा, है ना। तो आप मेरी रीच बढ़ाने में हेल्प करिए और मैं आपको ऐसी फ्री कंटेंट देता रहूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा इसका। लेकिन अगर मेरे पास रीच नहीं आएगी तो हो सकता है कि मुझे इसे हॉल्ट भी करना पड़े, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा आप भी शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए इधर उधर। अगर मेरी रीच बढ़ेगी तो मैं आपकी इसी तरह से हेल्प करता रहूंगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट और कुछ नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। 81 कॉमन पोएटिक फॉर्म इन बोथ सोनेट्स, जो कॉमन पोएटिक फॉर्म है वो क्या है, दोनों ही शेक्सपियरियन सोनेट है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मैनी लाइन्स आर इन अ शेक्सपियरियन सोनेट, एक शेक्सपियरियन सोनेट में कितनी लाइन होती है, 14 होती है, ऑब्वियस है। राइम स्कीम अभी हमने पढ़ ली, आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोथ सोनेट्स डील विद, दोनों सोनेट जो है वो किससे डील करती हैं, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस से। अच्छा, एक पोएटिक डिवाइस होती है इंजैममेंट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक लाइन जो है वो कंटिन्यू रहती है बिना फ्रेज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। लाइन कंटिन्यू रहती है बिना पॉज के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है, With sonnet shows envy and despair turned into joy। तो अभी हमने पढ़ा कि स्पीकर जो है शुरू में जेलस है लोगों से, दुखी है, अचानक से खुश हो जाता है, कौन सी, सोनेट नंबर 29 में।
अच्छा, कौन सी सोनेट जो है वो डील कर रही है एजिंग और डिसेप्शन इन लव से? तो कौन सी? सोनेट नंबर 138। आगे, शेक्सपियर सोनेट्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन, अभी पढ़ा था 1609। आगे देखते हैं, शेक्सपियर वोट अ टोटल ऑफ कितनी, बहुत बार पढ़ लिया, 154, और 90 है जो वो है विच वेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स इन बोथ सोनेट्स। तो इमोशनली ऑनेस्ट बट रियलिस्टिक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो ये तो थे आपके एमसीक्यूज। आगे हम क्या पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में? शेक्सपियर के 2 ड्रामा लग रखे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको बाद में करेंगे। जब हम पोइटिक वर्क्स कर रहे हैं तो सारे पोइटिक वर्क्स ही पहले कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिलेबस में लगा हुआ है जॉन मिल्टन, ठीक है। और मिल्टन के जो हैं वो आपके पास 2 पोइटिक वर्क लगे हुए हैं, एक तो एक सोनेट लगी हुई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और दूसरा बुक फर्स्ट जो पैराडाइज लॉस्ट की उसकी कुछ लाइन्स है। तो दोनों को हम पहले कर लेंगे, ड्रामा बाद में कवर करेंगे जब सारे ड्रामाज एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर है? और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने नहीं किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।